तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो एम्परर ऑफ द नाइन वाट के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस सीरीज को पहली बार देख रहे हो तो फिर ऊपर से आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके इसके पहले के एपिसोड को देख के आइए, वरना आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा की पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि येशवान लाइब्रेरी में आया था ताकि वो कुछ किताबें पढ़ सके, लेकिन वहाँ पर एक ओल्ड मैन येशवान को जबरदस्ती इनहेरिटेंस देना चाहता था, जिसके लिए येशवान ने ओल्ड मैन को साफ साफ इनकार कर दिया था और वो क्या इनहेरिटेंस देने वाला था वो भी बता दिया था, जो सुनकर ओल्ड मैन काफी हैरान हो गया था। इस एपिसोड के शुरुआत में येशवान ओल्ड मैन को आगे बोलता है, मैं ना सिर्फ ये जानता हूँ कि आपका इनहेरिटेंस 9 फ्लेम ऑफ फायर है, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत ही लंबे समय से लेवल 5 पर अटके हुए हैं। आपने कई बार ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की लेकिन अब फेल हो गए, जिसकी वजह से फायर और पॉइजन ने आपके हार्ट पर अटैक कर दिया और आपके मौत के समय भी करीब आ रहा है। ओल्ड मैन ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ये भी पता है कौन आखिर तुम कौन हो? येशवान बोलता है, इसकी परवाह मत करो कि मैं कौन हूँ, आप मुझे इतना बताओ कि क्या आप ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं? ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा हैरान होकर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर सर्कुलेशन में इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मेरे मरने का वक्त नजदीक आ रहा है और इसीलिए मैं एक डिसाइबल को ढूंढकर मेरे सारे नॉलेज देना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ब्रेक थ्रू कर सका तो फिर मेरे जख्म ठीक हो सकता है। और अगर ऐसा है फिर वो येशवान को बोलता है, अगर तुम मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकते हो तो फिर मैं कुछ भी वादा करने के लिए तैयार हूँ। येशवान बोलता है, सब कुछ कहना आसान है, और फिर अपने लीन वाट के पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन के माइंड में एक टेक्निक को दे देता है। थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन हाँफते हुए बोलता है, मेरा दिल, ये टेक्निक ये तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, अगर मैं इसे समझ गया तो फिर ये मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकता है। येशवान ओल्ड मैन को बोलता है, आप इसे सीखने के लिए बाहर जा सकते हैं, मैं और देर तक यहीं पर रहूंगा। और अपने मन में बोलता है, अभी अभी मैंने बहुत सारे ताकत का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए इसकी भरपाई करने के लिए मुझे जल्द से और भी किताबें पढ़नी होगी। ओल्ड मैन येशवान को ग्रीट करते हुए बोलता है, हाँ सीनियर, मैं बाहर जाकर गार्ड करूंगा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो फिर आप मुझे किसी वक्त बुला सकते हैं। जो सुनकर येशवान अपने मन में बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं कुछ देर तक आराम से यहाँ पर किताबें पढ़ सकता हूँ। और फिर हमें लाइब्रेरी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ओल्ड मैन बाहर ही होता है और ओल्ड मैन को देखते हुए दो बंदे बोलता है, ब्रदर दबाओ, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि फर्श की सफाई करने वाला ओल्ड मैन एक प्यारलेस मास्टर है, उसे देखकर ऐसा क्यों नहीं लगता है? दूसरा बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पर्सन है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो दिखने में कैसा है। और फिर दोनों ही एक साथ बोलता है, ब्रदर दबाओ, आप फिर से धोखा तो नहीं खा रहे हैं? एक बंदा पीछे से बोलता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा मोटा होता है और उसका पूरा नाम होता है जिन दबाव। वो आगे बोलता है, इस खबर को मैंने कॉम्बैट क्लास के एक जीनियस से बहुत सारे पैसे खर्च करके लिया है, इसीलिए चिंता बिल्कुल भी मत करो। वो दोनों बंदे बोलता है, पिछली बार आपने कहा था कि आपने किसी से प्यारलेस एक्सरसाइज के बुक को भी खरीदा था, अंजाम के तौर पर हमने पूरी रात झोपड़ी के पीछे छानबीन किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला और लगभग गड्ढे में गिरने ही वाले थे। ब्रदर दबाओ, कॉम्बैट क्लास के वो कमीने आपके पैसों से धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदाबा बोलता है, चिंता मत करो, इस बार की खबर पूरी तरीके से पक्की है और मुझे पैसों की परवाह नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे वांडाओ एकेडमी के कॉम्बैट क्लास में भर्ती कराने के लिए अपने फैमिली के लगभग आधे संपत्ति को लगा दिया है और मैं अपने पिताजी को निराश होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। दोनों ही जिंदाबाओ को अजीब तरीके से देखते हुए अपने मन में बोलता है, आप तो हमेशा यही कहते हैं। जिंदाबाओ आगे और भी ज्यादा जोश में आते हुए बोलता है, जब तक मेरे पास ताकतवर बनने का मौका है तब तक कोई भी पैसा इसके लायक नहीं है। वो दोनों बंदे बोलता है, लेकिन हर बार पैसों से फायदा उठाया नहीं जा सकता। जो सुनकर जिंदाबाओ उन दोनों का कुटाई करते हुए बोलता है, तुम दोनों छोटे कमीने सिर्फ मेरे बारे
बारे में शिकायत करने के लिए मेरा पीछा कर रहे हो। आप बातें करना बंद करो और बस यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं तुम दोनों को अपना परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। हमें ओल्डमैन को दिखाया जाता है जो कि ये शुआन का दिया गया उस टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा था, जिसके वजह से उसके बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था। वो अपने मन में बोलता है, कितनी मिस्टीरियस टेक्निक है, मैंने बस थोड़ा सा ही समझा, इतने में ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कई सालों का कल्टीवेशन प्रैक्टिस एक ही दिन में पूरा हो गया। और तभी ओल्डमैन को वहाँ पर किसी के चिल्लाने के आवाज सुनाई देता है, जैसे कि कोई कम्फू के प्रैक्टिस कर रहा है। ओल्डमैन बोलता है, आखिरकार यहाँ पर अब कौन हंगामा कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि ये जिंदाबाव होता है और वो ओल्डमैन का ध्यान खींचने के लिए वहाँ पर कड़ी मेहनत करने का दिखावा कर रहा था। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद बोलता है, अंदरूनी शांति, मैंने अपना प्रैक्टिस सक्सेसफुली पूरा कर लिया। और फिर हंसते हुए अपने मन में बोलता है, मैंने अपने टैलेंट को दिखाने के लिए कड़ी मेहनत किया। अगर वो सफाई करने वाला बुढ़ा सच में एक एक्सपर्ट है तो फिर उसे मेरी इन स्किलों के साथ सोना पहचाना आना चाहिए। मैं अपने इस लाइफ में मार्शल आर्ट के पीक को रीच करने वाला हूँ। और तभी वहाँ पर ओल्डमैन आकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, लड़के, अगर तुम प्रैक्टिस ही करना चाहते हो तो फिर कहीं और जाके प्रैक्टिस करो, यहाँ पर शोर मत मचाओ। जिंदाबाव ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, कहानी तो ऐसी होनी नहीं चाहिए। ओल्डमैन अपने मन में बोलता है, ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा है, अगर इससे सीनियर अंदर डिस्टर्ब हो गया तो फिर ये बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। जिंदाबाव ओल्डमैन को बोलता है, क्या यहाँ पर कहानी ये होना नहीं चाहिए कि आप मेरे टैलेंट को देखकर मेरी एक टेस्ट ले, फिर जब मैं एक बार टेस्ट को पास कर लूंगा तो आप मुझे आगे बढ़ने की संकेत और प्रैक्टिस करने के लिए एक टेक्निक देंगे। ओल्डमैन गुस्से से बोलता है, क्या तुम टैलेंटेड हो, और फिर उसको एक लात मार कर यहाँ से उड़ा देता है और मन में बोलता है, बेवकूफ कहीं का। और तभी यशवन ओल्डमैन को माइंड में बोलता है, मैंने फर्स्ट फ्लोर के सारे किताबों को पढ़ लिया है और अब मुझे सेकेंड फ्लोर पर जाना है, लेकिन सेकेंड फ्लोर पर ताला लगा हुआ है, क्या आपके पास इसका चाबी है। ओल्डमैन भाग कर जाते हुए बोलता है, हाँ सीनियर, मेरे पास है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। हमें जिंदाबाव को दिखाया जाता है जो कि ओल्डमैन के लात खाकर उड़ता हुआ दूर आकर गिरा था और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, वो सिर्फ एक ही लात में मुझे हवा में उड़ा सकता है। वो सफाई करने वाला बुढ़ा सच में एक प्यारलेस कल्टीवेटर है, इस बार मैं सचमुच बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। और फिर दोबारा से जोश में आते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि मैंने पहले जिस मेथड का इस्तेमाल किया था उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो फिर आप मुझे ट्रेडिंग का तरीका आजमाना चाहिए। ये बोलकर वो उसी लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है और हमें लाइब्रेरी के अंदर यशवन को दिखाया जाता है जो कि जिंदाबाव को देखकर बोलता है, क्या तुम्हारे पास सेकंड फ्लोर का चाबी है। और इधर जिंदाबाव यशवन को देखकर अपने मन में बोलता है, क्या लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही कोई है। और फिर यशवन को बोलता है, ब्रदर, मुझे नहीं लगता है कि मैंने पहले तुम्हें कभी देखा है, तुम अभी अभी एकेडमी में ज्वाइन हुए हो, है ना। यशवन बोलता है, हाँ ये सही है, क्या आप भी इस एकेडमी के डिसाइबल है। जिंदाबाव बोलता है, हाँ मैं एकेडमी में कॉम्बैट क्लास के सबसे ताकतवर डिसाइबल हूँ, क्योंकि तुम अभी अभी इस एकेडमी में आए हो और इस जगह से ज्यादा परिचित नहीं हो। अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो कैसा रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें हर दिन डिलीशियस खाना खाने को मिलेगा। और अपने मन में बोलता है, जो लोग वांडाव एकेडमी में एंटर कर सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होना चाहिए और उनके साथ रिलेशनशिप बनाने से मुझे फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इधर ये सुनकर यशवन बोलता है, तुम्हें फॉलो करूं, वो भी खाने के लिए नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जिंदाबाव बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। और फिर उसके करीब आकर धीरे से बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है लाइब्रेरी के सफाई करने वाला ओल्डमैन एक प्यारलेस मास्टर है, कुछ समय बाद मैं उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को हासिल कर लूंगा। मेरे टेस्ट लेने के बाद वो मुझे अपना इनहेरिटेंस दे देगा, उस वक्त मैं भी तुम्हें उनमें से थोड़ा कुछ सिखा दूंगा जिससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। यशवन बोलता है, क्योंकि आपने मुझे ये पहले ही बता दिया है तो फिर आपको डर नहीं है कि मैं आपका मौका चुरा लूंगा। जिंदाबाव हैरान होते हुए बोलता
बोलता है मेरा मौका ले लोगे तुम, और तभी उसका ध्यान उसके हाथों के किताब के ऊपर जाता है जो कि एक बेसिक सा मार्शल आर्ट की किताब होता है। और उसे देखने के बाद वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है ब्रदर अगर आप अभी एक बिगिनर है तो फिर मजाक मत करो। ये देखकर येशुआन अपने मन में बोलता है ऐसा लगता है कि इसने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और तभी वहाँ पर ओल्डमैन भागते हुए आकर बोलता है सीनियर मैं चाबी ले आया। ओल्डमैन को वहाँ पर देखकर जिंदाबा बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है प्यारलेस मास्टर आखिरकार आप यहाँ पर आ गए, मेरा रिस्पेक्ट लीजिए। डिसेबल जिंदाबा आपको ग्रीट करता है सीनियर, लेकिन ओल्डमैन उसको पूरी तरीके से इग्नोर करके येशुआन को जाकर सेकंड फ्लोर के चाबी देने लगता है, जो देखकर जिंदाबा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। येशुआन ओल्डमैन को शुक्रिया कहता है और ओल्डमैन बोलता है आपकी मदद करके मैं अपने आप को सम्मान महसूस कर रहा हूँ सीनियर। और फिर धीरे से बोलता है वैसे सीनियर क्या वो लड़का आपको परेशान कर रहा है? अगर ऐसा है तो फिर मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। येशुआन ओल्डमैन से पूछता है क्या आप उसके बैकग्राउंड और ओरिजिन के बारे में जानते हैं, मतलब कि वो कहाँ से आया? और अपने मन में बोलता है उस लड़के के ऑरा मुझे फैमिलियर लग रहा है, किसी ऐसे के तरह जिसे मैं जानता हूँ। ओल्डमैन बताता है सीनियर उसका नाम जिंदाबाओ है, उसके पापा नॉर्थर्न वाइटनेस के सबसे बड़े इंटायर का ऑनर है। वो एक अमीर फैमिली से है लेकिन उस बच्चे का टैलेंट बहुत खराब है, उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा कुछ भी नहीं है और वो कोई टेक्निक भी नहीं सीख सकता। उसके पापा ने उसको एक ऑडिटर के तौर पर कॉम्बैट क्लास में रखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। येशुआन बोलता है फिजिकल स्ट्रेंथ होने के बावजूद वो कोई भी टेक्निक सीख नहीं सका और फिर किसी के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है यही बात मेरे यादों में मौजूद इंसान के ऊपर भी लागू होता है, क्या इस छोटे से रीजन में उसका कोई डिसेंडेंट है? इधर जिंदाबाओ अपने मन में सोचते हुए बोलता है वो प्यारलेस मास्टर उससे सीनियर कह रहा है तो क्या उसे उससे भी बड़ा प्यारलेस मास्टर नहीं होना चाहिए अगर मैं उसे एक बिग ब्रदर के तौर पर रिकॉग्नाइज करता? और तभी येशुआन वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में बोलता है इसे भूल जा, वो सच में डिसेंडेंट में से एक है या नहीं इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, बेहतर होगा कि मैं सेकंड फ्लोर पर जाऊं और कुछ किताबें पढूं। ये बोलकर वो यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जिंदाबा भागते हुए आता है और येशुआन के आगे घुटने टेकते हुए बोलता है बिग ब्रदर प्लीज मेरे रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए बिग ब्रदर। लेकिन येशुआन बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं कई सालों से किसी का बिग ब्रदर नहीं बन सका, इसीलिए मुझे किसी को छोटे भाई बनाने का इरादा नहीं है और मैं तुम्हें शार्प करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ये सुनकर जिंदाबा हैरान होते हुए बोलता है क्या? और फिर मस्का लगाते हुए येशुआन को बोलता है बिग ब्रदर मेरा फैमिली बहुत ही रिच है, अगर आप मुझे कोई नेचुरल ट्रेजर, कोई मैजिकल वेपन या फिर एक ब्यूटी ही क्यों ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इनमें से हर एक चीज आपको दिलवा सकता हूँ। अगर आप मुझ पर इंटरेस्टेड है तो फिर मैं आपको अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करने के लिए भी तैयार हूँ। येशुआन बोलता है मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूँ। जिंदाबा बोलता है किताबें पढ़ना चाहते हैं और फिर अचानक से बोलता है मैं समझ गया और फिर कुछ गर्लफ्रेंड पटाने की किताबों को निकालते हुए बोलता है ब्रदर कैसा रहेगा, आप वो चुनिए जिस पर आप इंटरेस्टेड हैं। ये सब कुछ देखकर येशुआन का एंगर का मीटर ब्लास्ट हो जाता है और वो उसको एक ही लात में लाइब्रेरी के बाहर फेंक देता है। वो अपने आप को संभाल रहा होता है कि तभी उसके सामने ओल्डमैन आकर उसको गुस्से से बोलता है तुम्हारे इस तरह के क्वालिफिकेशन के साथ तुम अभी भी सीनियर को अपना ब्रदर बनाना चाहते हो, लगता है कि तुम नहीं देख सकते हो कि आसमान कितना ऊंचा है। जिंदाबा बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर बोलता है गोल्ड और सिंसियरिटी जिन फैमिली को आगे लेकर जाता है, लेकिन आज मैं यहाँ पर तब तक घुटने के बल बैठा रहूंगा जब तक ब्रदर मुझे अपना छोटा भाई नहीं मान लेता है। येशुआन सेकंड फ्लोर से ये सब कुछ देख रहा होता है और ओल्डमैन भी उसको उसके हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। येशुआन जिंदाबा को देखते हुए बोलता है भले ही वो इमोर्टल एम्परर में नहीं है लेकिन उसका बैटल पावर भी कमजोर नहीं है, हालांकि मैं इमोर्टल एम्परर रियलम में इनविजिबल हूँ लेकिन फिर भी मैं उससे एक ग्रेड ऊपर हूँ। अगर मैं उसको कॉम्बैट पावर में ट्रेन कर सकता हूँ तो
फिर वो मेरे बदला लेने में मदद कर सकता है, लेकिन क्या ये लड़का मेरे ट्रेनिंग को लेने में काबिल भी होगा। इसके बाद हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जीन दबाव अभी भी वहाँ पर घुटने के बल होता है और उसको घुटने में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, 1 महीना बचा है और मेरे कॉम्बैट क्लास में ऑडिटर पीरियड खत्म होने वाला है। चाहे कुछ भी हो मुझे उसको अपना बात मनवाना ही होगा। यही मेरे पास सिर्फ इकलौता मौका है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास उड़ता हुआ 3 बंदे आकर गिरता है, जिसे देखने के बाद वो उन तीनों से पूछता है, आखिरकार तुम लोगों को क्या हो रहा है। एक बंदा बोलता है, ब्रदर दबाव, वो कमीना चेनबो यहाँ पर है। हमें चेनबो को दिखाया जाता है जो कि उबासिया लेते हुए जिन दबाव को बोलता है, जिन दबाव आजकल मेरे पैसे बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है, क्या तुम मुझे 1.8 मिलियन उधार दे सकते हो। जिन दबाव बोलता है, क्या मैंने तुम्हें इस महीने प्रोटेक्शन फी के तौर पर 10,000 टेल नहीं दिए थे, तो फिर तुम और ज्यादा क्यों मांग रहे हो। चैनबो बोलता है, क्योंकि तुम 1 महीने में जा रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद मैं प्रोटेक्शन फी कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अगले 1 महीने के प्रोटेक्शन फी एक बार में ही कलेक्ट कर रहा हूँ। जिंदबा बोलता है, आखिरकार इसका क्या मतलब है। अगर मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा तो फिर मुझे प्रोटेक्शन फी देने की क्या जरूरत है। ये सुनकर चैनबो इस्तेमाल करने लगता है और फिर गुस्से से जिंदबाव के कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे मेरा काम सिखा रहे हो। ओल्डमैन दूर से ये देखकर बोलता है, ये चैनबो अब अपना हाथ पर कर रहा है, लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन तभी येशुआन उसके माइंड पर बोलता है, उसे अकेला छोड़ दो। जो सुनकर ओल्डमैन अपने मन में बोलता है, सीनियर चाहता है कि मैं उन दोनों के बीच में ना आओ। क्या सीनियर कुछ करना चाहता है। हमें दोबारा से जिंदाबाव को दिखाया जाता है जो कि कांपते हुए बोलता है, ब्रदर चैन, मेरे पास सचमुच इतना सारा पैसा नहीं है, क्या आप इसे कम कर सकते हैं। चैनबो बोलता है, पैसा नहीं है, और फिर गुस्से के साथ बोलता है, तो फिर तुम जल्द से जल्द अपने पापा से क्यों नहीं मांग लेते। 3 दिन के अंदर मेरे पास 1 मिलियन टेल लेकर आना, वरना एकेडमी से बाहर होने से पहले तुम जरूर से अपने कुछ बॉडी पार्ट को खो दोगे। हमें उन पहले मार खाए हुए 3 बंदे को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बंदा बोलता है, चैनबो तुम इस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम ब्लैकमेल कर रहे हो, क्या तुम्हें पनिशमेंट से डर नहीं लगता है। जो सुनने के बाद चैनबो जिंदाबाव को धक्का देते हुए बोलता है, क्या मैं इस एकेडमी का एक एक्सीलेंट डिसाइबल हूँ, तो फिर डीन आखिरकार मुझे एक यूजलेस ऑडिटर के लिए क्यों पनिश करेगा। फिर वो जिंदाबाव को लात मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, दरअसल अगर मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार भी दूं तो कोई भी शिकायत नहीं करेगा। जिंदाबाव अपने मन में बोलता है, धत्तरी की, अगर मैं पावरफुल होता तो फिर मुझे इस तरीके से बुली नहीं किया जाता, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी येशुआन उसके माइंड में बोलता है, उसे हिट करो। जो सुनकर वो चौंकते हुए बोलता है, क्या ये आवाज। येशुआन फिर से बोलता है, उसे हराओ। जिंदाबाव ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर, उसे हराओ, लेकिन आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरे और चैनबो के बीच बहुत ही बड़ा गैप है, अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो भी मैं मारा जाऊंगा। येशुआन बोलता है, मैंने तुम्हें अपना किस्मत बदलने का मौका दिया है, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि क्या तुम अपने बचे हुए जीवन पर एक बेकार इंसान और एक आम सा जिंदगी जीना चाहते हो, या फिर तुम कांटों भरी रास्ते से चलोगे जो तुम्हें इनविजिबल बना सकता है। जिंदाबाव बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, इनविजिबल बन सकता हूँ। और येशुआन उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है, जिंदाबाव, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उस आदमी के ब्लड लाइन को अवेकन कर पाते हो या नहीं, और अपने किस्मत को बदल पाते हो या नहीं। हमें चैनबो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जाते हुए बोलता है, 3 दिन बाद मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे टेल लेकर जाऊंगा, अगर तुमने नहीं दी तो फिर तुम्हारा जिंदगी खत्म। पीछे से वो तीनों बंदे बोलता है, क्या चैनबो के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा बंदा बोलता है, बदकिस्मती से ये काम नहीं करेगा, हम सिर्फ 3 से ही इसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा बंदा बोलता है, लेकिन ब्रदर दबाव जब पहली बार यहाँ पर आए तब उन्होंने कहा कि वो अब अपने परिवार से मदद नहीं मांगेंगे। ओल्डमैन बोलता है, यही जंगल का कानून है, ताकतवर कमजोर का शिकार करेगा, ताकत ही मायने रखता है, दुनिया ऐसे ही
ही चलता है। तभी हमें जिंदबाव को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, पूरे जिंदगी भर कचरा बनकर रहने के बजाय मैं पसंद करूंगा एक हीरो बनना, भले ही वो 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। चैन वो बोलता है, आखिरकार तुम क्या बकबक कर रहे हो। और तभी जिंदबाव उसे एक गंदा वाला गाली देकर एक बहुत ही जोरदार मुक्का मार देता है, जिसके वजह से वो खिचकता हुआ थोड़ा सा पीछे चला जाता है। और ये देखकर वो तीनों बंदे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। ओलमैन भी हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, उस बच्चे ने पलट पार करने का हिम्मत किया, क्या ये सीनियर का आदेश है। चैन अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, तेरा इतना साहस कि तू मुझे मारने की हिम्मत की। और मन में बोलता है, आज तक मेरे पापा ने भी मुझे इस तरह नहीं मारा। और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, कमीने, अगर आज मैं तुझे जान से नहीं मार पाया तो फिर मेरा नाम भी चैन नहीं। ये सुनते ही वो तीनों बंदे जिंदाबाव के सामने आकर बोलता है, चैन वो पागल हो चुका है, ब्रदर दबाव, अब अभी के अभी यहाँ से भाग जाइए, तब तक हम इसे रोक के रखते हैं। लेकिन वो उन तीनों को हटाकर आगे आते हुए बोलता है, तुम लोग बीच में मत आओ, मैं आज अकेले ही चैन वो को हरा दूंगा। वो तीनों हैरान होते हुए बोलता है, क्या ब्रदर दबाव, आप चैन वो को हराना चाहते हैं, क्या आप पागल हो गए हैं। जिंदाबाव अपने मन में सोचते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर ने मुझसे झूठ नहीं कहा होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं चैन वो को हरा सकता हूँ, तो फिर जरूर से मेरे पास एक चांस है। ये बोलकर वो दोबारा से चैन को पंच मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन उससे पहले चैन ही उसको पंच करके हवा में उड़ा देता है और गुस्से में बोलता है, चल हट मोटे, कचरे की मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, या फिर तू कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन गया है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये बोलकर वो जिंदाबाव की बहुत ही ज्यादा कुटाई करना शुरू कर देता है। और येशुआन ये सब कुछ देखकर अपने मन में बोलता है, सिर्फ मौत के करीब पहुंचकर और वहां से बचकर आने की कोशिश करके ही तुम 100 बैटल सिलेस्टियल अल्केमी बॉडी को अवेकन कर सकते हो। जिंदाबाव, असली टेस्ट तो अभी शुरू हुआ है। चैन जिंदाबाव की बहुत ही ज्यादा कुटाई करने के बाद उसको दूर फेंकते हुए बोलता है, तुम कचरे, ये मुझे उकसाने की नतीजा है। वो तीनों बंदे जिंदाबाव के पास आते हुए बोलता है, ब्रदर दबाव, क्या आप ठीक है, आप अपने फैमिली को इस बार में रिपोर्ट क्यों नहीं करते, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर आपको पीट पीट के मार दिया जाएगा, जान पैसों से भी ज्यादा कीमती है। और तभी चैन वो बोलता है, अभी 1 मिलियन टेल्स काफी नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे पहले मारा था, इसीलिए आप तुम्हें मुआवजे के तौर पर 1 और मिलियन टेल जोड़ना होगा, टोटल अब तुम्हें मुझे 2 मिलियन टेल देना होगा। ये सुनकर वो तीनों बंदा है चैन वो के ऊपर गुस्सा करने लगता है। और तभी जिंदाबाव दोबारा से उठते हुए बोलता है, ये मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इससे पहले मैं तुम्हें सिल्वर का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। वो तीनों बंदे उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिंदाबाव बोलता है, मुझे मनाने की कोशिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जीतने के लिए नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर साबित करने के लिए हूँ कि मैं कोई कचरा नहीं हूँ। ये बोलकर वो दोबारा से चैन को मारने के लिए जाने लगता है और अपने मन में बोलता है, एल्डर ब्रदर के पास आउटस्टैंडिंग स्टेट है, उसके पास मेरे लड़ने देने के लिए कोई कारण होना चाहिए, मैं इसके लिए वर्दी हूँ या नहीं ये मुझ पर डिपेंड करेगा। चैन एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, क्योंकि तुम मौत के तलाश में हो तो फिर मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। ये बोलकर वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिंदाबाव के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। चैन आगे बोलता है, तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, क्या तुम इतना बुरी तरीके से हारे हुए लूजर बनना चाहते हो। 3 दिन और 3 दिन के बाद मैं 2 मिलियन सिल्वर को कलेक्ट करने के लिए आऊंगा, इसे अच्छे से याद रखना, अगर तुम ये मुझे नहीं देते हो तो फिर तुम मारे जाओगे। ओलमैन अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये तो बहुत बुरा है, ये चैन बाव बहुत ही ज्यादा गुस्सेल बन रहा है, वो जिंदाबाव को मार देगा। आखिरकार सीनियर क्या करने के बारे में सोच रहा है। और तभी हमें येशुआन को दिखाया जाता है, जो कि एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिंदाबाव के बॉडी में किसी तरह के एनर्जी को डाल देता है और बोलता है, 100 ऑफ टेस्टों के बाद हेवनली बनो, अपने आप को सरेंडर किए बिना हेवन के साथ लड़ाई करो। ये सुनते ही जिंदाबाव अपने आंखों को खोलता है और उसे अपने बॉडी पर बहुत ही ज्यादा पावर महसूस होने लगता है। वो बोलता
बोलता है मैं समझ गया बिग ब्रदर, आपका शुक्रिया। और फिर दोबारा से चैन को बोलता है चैन वो रुक जाओ, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जिंदबा बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा कचरा मेरा पंझाने के बावजूद हरा हो सकता है, लेकिन अगर तुम 10,000 बार भी कोशिश करोगे तो भी रिजल्ट यही रहेगा। और फिर दोबारा से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अचानक से जिंदाबाव की तरफ अटैक करने के लिए आते हुए बोलता है मोटा कचरा, मैं तेरे इस उम्मीद को एक ही पंच में कुचल डालूंगा। ये देखकर वो तीनों बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ओल्डमैन बोलता है बदकिस्मती से इस पंच के साथ जिंदाबाव पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा। और तभी अचानक से चैन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमें दिखाया जाता है कि जिंदाबाव ने उसके मुक्के को अपने हाथ से रोक दिया है। ये देखकर सभी बहुत ही खुश हो जाता है और येशुआन इस्तेमाल करने लगता है। चैन अपने हाथ को सुलाने की कोशिश करते हुए बोलता है यह कैसे मुमकिन हो सकता है, आखिरकार तुमने कौन सा मैजिक इस्तेमाल किया, मुझे जाने दो। जिंदाबाव बोलता है तुम्हारा हो गया, अब मेरी बारी है। चैन घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ, मैं एकेडमी का एक ऑफिशियल स्टूडेंट हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक ऑर्डिनरी ऑडिट। जिंदाबाव अपने पंच में एनर्जी इकट्ठा करते हुए बोलता है मैं ऑफिशियल स्टूडेंट से नहीं डरता। और फिर उसके ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है, जिस वजह से वो बहुत ही तेजी के साथ उड़ता हुआ सामने के दीवार पे जाके टकराता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये देखकर वो तीनों बंदे फिर से हैरान होते हुए बोलता है अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ब्रदर दबाव अपने एक ही पंच से चैनवो को हवा में उड़ा दिया। ओल्डमैन हैरान होते हुए बोलता है ये क्या ये फिजिकल इम्प्रूवमेंट है। येशुआन दूर से ये देखते हुए बोलता है आखिरकार तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी, अब अगला होना चाहिए दाव में एंटर। ये बोलते ही जिंदाबाव के बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलने लगता है, यानी कि वो दाव में एंटर कर रहा है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें रिफाइनिंग क्लास के सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मास्टर इकियान बहुत ही ज्यादा खुश होकर मिस यांग को बोलती है मुझे उम्मीद नहीं था कि येशुआन जैसा जीनियस रिफाइनिंग क्लास में दिखाई देगा, चलो लाइब्रेरी में चलते हैं और उससे चलकर मिलते हैं। मिस यांग बोलती है मास्टर इकियान आप चिंता मत कीजिए, येशुआन दूर नहीं जाएगा। और तभी उन दोनों को जिंदाबाव के एनर्जी दिखाई देता है, जिसे देखकर मास्टर इकियान बोलती है कोई दाव में एंटर कर रहा है। मिस यांग बोलती है ये तो लाइब्रेरी के ओर से आ रहा है और वहीं पे येशुआन भी है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये येशुआन के वजह से ही हो रहा है। मास्टर इकियान बोलती है चलो चलकर देख के आते हैं कि असल में हुआ क्या। इसके बाद हमें कॉम्बैट क्लास के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें लिनकुन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है तुम कह रहे हो कि लाइब्रेरी के बाहर कोई दाव में एंटर कर रहा है जो कि हमारे कॉम्बैट क्लास से है। हमें उसके सामने एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिला है कि लाइब्रेरी में एक स्टूडेंट के अलावा बाकी सभी हमारे कॉम्बैट क्लास के स्टूडेंट हैं। जिसने सक्सेसफुली दाव में एंटर किया वो चैनवो ही होगा, क्योंकि जिंदाबाव और बाकी सभी के टैलेंट चैनवो से बहुत ही ज्यादा कम है और जिंदाबाव तो सिर्फ एक ऑडिटर है। लिनकुन बोलता है बहुत बढ़िया, अभी अभी रिफाइनिंग क्लास में 7 लोगों ने सक्सेसफुली दाव में एंटर किया और उनके स्पीड बढ़ रहा है, ये हमारे कॉम्बैट क्लास के लिए बिल्कुल सही वक्त है। इस वक्त चैनवो ने दाव में एंटर किया है और हमारे कॉम्बैट क्लास को फिर से आगे बढ़ा दिया है, वो सच में तारीफ के लायक है। चैनवो का जश्न मनाने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाओ और इसे और भी बड़ा बनाओ। मैं चाहता हूँ कि वनडाओ एकेडमी में हर कोई ये जाने कि मैं जिस कॉम्बैट क्लास को लीड करता हूँ वो कितना ज्यादा ताकतवर है। वो बंदा ठीक है बोलकर चला जाता है और लिनकुन इविल तरीके से हंसते हुए अपने मन में बोलता है पिछली बार फ्रेशमैन एडमिशन सेरेमनी में मेरा रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा गिर गया था और वाइसडेन मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे थे, लेकिन आज मैं अपने रेपुटेशन को दोबारा हासिल कर लूंगा। अब हमें आगे दिखाया जाता है जिंदाबाव बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है आखिरकार मैं दाव में एंटर कर गया, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, आखिरकार अब और मैं लूजर नहीं रहा। उसके फॉलोअर भी खुश होकर उसकी तारीफ करने लगता है और तभी पीछे से येशुआन आते हुए बोलता है तुम्हारा बॉडी अभी अभी अवेकन हुआ है, तुम्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। जिंदाबाव येशुआन को देखकर उसके सामने
झुकते हुए बड़े ही इज्जत से बोलता है, हाँ बिल्कुल, भविष्य में जिंदाबाद बिग ब्रदर के हर एक ऑर्डर को मानेगा। अगर बिग ब्रदर पूर्व की ओर जाने के लिए बोलेगा तो फिर मैं पश्चिम की ओर कभी भी नहीं जाऊंगा। अगर बिग ब्रदर एक कुत्ते का पीछा करने के लिए कहेगा तो फिर मैं वो भी करूंगा। ये श्वन बोलता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। और तभी वहाँ पर मास्टर इकियान और मिस यंग पहुँच जाती है। मिस यंग पहुँचते ही ये श्वन से पूछता है, ये श्वन तुम क्या हो? ये श्वन बोलता है, नहीं ये कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस एक डिसाइबल को एक्सेप्ट किया है। तभी मास्टर यंग ये श्वन को बोलती है, रुको, तुम जिस डिसाइबल के बारे में कह रहे हो क्या वो जिंदाबाव है जो अभी अभी दाव में एंटर किया है? ये श्वन बोलता है, हाँ, जिंदाबाव ही वो इंसान है जो अभी अभी दाव में एंटर किया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? मिस यंग बोलती है, ये श्वन मुझे इनके बारे में बताने दो, ये हमारे रिफाइनिंग क्लास के इंस्ट्रक्टर हैं। मिस हान इकियान पीछे से जिंदाबाव के चमचे बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलता है, वाह वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जिंदाबाव उन तीनों को उंगली दिखाते हुए बोलता है, शट अप। ये श्वन मास्टर इकियान को ग्रीट करने लगता है और मास्टर इकियान बोलती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे उन सभी कारनामों के बारे में सुना है जो तुमने जिया ले और बाकी सभी को दाव में एंटर करने में मदद किया है। अगर मैं तुम्हारे सामने खुद को टीचर कहूँ तो फिर मुझे शर्मिंदगी होगी। इधर ये सुनकर जिंदाबाव बहुत ही ज्यादा हैरान होकर अपने मन में बोलता है, अगर बिग ब्रदर रिफाइनिंग क्लास में है तो फिर मुझे भी। और तभी मास्टर इकियान बोलती है, ये श्वन, ये जिंदाबाव हमारे रिफाइनिंग क्लास से नहीं है ना? ये श्वन बोलता है, हाँ। और तभी उन लोगों को बाहर से पटाखे फूटने की आवाज और बैंड बजने के आवाज आने लगता है। हमें बाहर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे डिसाइबल एक बहुत बड़े बैनर लेकर पटाखे फोड़ते हुए और बैंड बजाते हुए चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ब्रदर चैन वो दाव में एंटर कर गया। सीनियर ब्रदर लिनकुन के लीडरशिप में कॉम्बैट क्लास अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया। और उस बैनर पर भी यही लिखा हुआ था कि डिसाइबल चैनबो के दाव में एंटर करने के लिए कांग्रेचुलेशन। उन सब के पीछे लिनकुन भी होता है जो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन इधर ये सभी इस नजारे को देखकर एक अजीब सा फेस बना लेता है। वो लोग बोलता है, ये किस तरह के बकवास है, आखिरकार ये सभी ये क्या कर रहा है, क्या ये सभी पागल हो गया है? मास्टर इकियान लिनकुन के पास जाकर बोलती है, लिनकुन तुम क्या कर रहे हो? लिनकुन बोलता है, नहीं ये कुछ भी नहीं, मैं बस कॉम्बैट क्लास के 8वें डिसाइबल को सक्सेसफुली दाव में एंटर करने के लिए जश्न मना रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर इकियान को इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तभी मिस यान उसको बोलती है, लिनकुन आज तुम हमारे क्लास के सामने इस तरह एक बड़े जश्न मना रहे हो। हमारे रिफाइनिंग क्लास के 7 डिसाइबल भी आज दाव में एंटर किया है, लेकिन हमने तो तुम्हारे क्लास के सामने जाकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। लिनकुन बोलता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, तुम्हारे रिफाइनिंग क्लास एक ऐसा क्लास है जो पिछले हजारों सालों से बहुत ही धीमा है। इस साल तुम्हारे क्लास के सिर्फ कुछ ही डिसाइबल है जो दाव में एंटर किया है। भले ही ये एक बहुत ही बड़ी किस्मत की वजह से है, लेकिन तुम्हारे क्लास के कंपेयर हमारे कॉम्बैट क्लास के साथ कैसे किया जा सकता है? इस बात पर कॉम्बैट क्लास के वो सभी डिसाइबल भी हामी भरता है और रिफाइनिंग क्लास के बुराइयां करने लगता है। वो लोग बोलता है, तुम्हारे रिफाइनिंग क्लास में तो सिर्फ इस साल ही 7 डिसाइबल दाव में एंटर किया है, लेकिन हमारे कॉम्बैट क्लास से हर साल 7 से 8 डिसाइबल दाव में एंटर करते हैं। हमारे कॉम्बैट क्लास वन डाउ एकेडमी में नंबर 1 है। और तभी लिनकुन उन लोगों को बोलता है, चलो हमारे कॉम्बैट क्लास के 8वें डिसाइबल से मिलते हैं। वो सभी भी हाँ बोलकर आगे जाने लगता है। और इधर मिस यंग अपने टीचर को बोलती है, ये लिनकुन तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, टीचर इकियान आप उसको कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? टीचर इकियान बोलता है, वो तो सच बोल रहे हैं, तो फिर हम गुस्सा क्यों करें? ऐसे में उसके साथ झगड़ने के बजाय सही तरीके से उसको चुप कराना होगा ताकि उसके पास बोलने के लिए कुछ भी ना रहे। मिस यंग बोलती है, लेकिन फिर भी लिनकुन के शर्मनाक चेहरे को देखकर मैं अभी भी बहुत परेशान महसूस कर रही हूँ। ये तो सिर्फ एक ही डिसाइबल की बात है, तो फिर इसमें इतना क्या है? और तभी ये श्वन बोलता है, सिस्टर यान चलो पहले चलकर देखते हैं, लिनकुन शायद से थोड़ी देर बाद बेहोश होने वाला है। मिस यंग बोलती है, इसका क्या मतलब है? और मास्टर इकियान अपने मन में बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये श्वन के पास कोई प्लान हो? और फिर मिस यंग को बोलती है, चलो चलकर देखते हैं। इसके बाद हमें दोबारा से पवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि अभी वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहा था और खुश हो रहा था, लेकिन फिर सामने देखकर अचानक से सब लोग शांत हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। लिनकुन इधर उधर देखते हुए बोलता है, चेन वो कहाँ गया? और तभी एक डिसेबल बोलता है, स्क्वाड लीडर उस तरफ देखिए।
लिए। लिनकुन जब उस तरफ देखता है तब वहाँ पर अभी भी चैनवो बेहोश पड़ा हुआ होता है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या वो चैनवो नहीं था जिसने सक्सेसफुली दाव में एंटर किया था? यहाँ पर हुआ क्या है? आखिरकार ये किसने किया है? और तभी वहाँ पर जिंदाबाव आकर बोलता है ये मैंने किया, और इसके अलावा मैं ही वो हूँ जो कि सक्सेसफुली दाव में एंटर किया है, ना कि चैनवो। ये सुनकर उन सभी को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है और वो सभी जोर जोर से हंसते हुए जिंदाबाव की मजाक उड़ाने लगता है। और तभी वहाँ पर ओल्डमैन आकर बोलता है बहस करना बंद करो, जिसने अभी अभी सक्सेसफुली दाव में एंटर किया है वो जिंदाबाव ही है। इस ओल्डमैन ने खुद अपने आंखों से देखा, जो सुनकर लिनकुन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या, और फिर गुस्से से चैनवो को देखते हुए अपने मन में बोलता है तो ऐसा है, चैनवो तो पूरी तरीके से यूजलेस है, वो मुझे शर्मिंदा कर रहा है, मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और तभी वहाँ पर येशुआन और मिस यांग भी आ जाती है और येशुआन बोलता है लिनकुन लगता है कि तुमने गलत पर्सन को वेलकम किया है। मिस यांग टीज करते हुए बोलती है जश्न मनाने के बजाय ये तो एक मजाक बन गया है। लिनकुन बोलता है तुम किसे गलत कह रहे हो, ये मत भूलना कि ये जिंदाबाव भी कॉम्बैट क्लास से ही है। और फिर मुस्कुराते हुए जिंदाबाव को बोलता है जिंदाबाव जबकि तुम सक्सेसफुली दाव में एंटर कर गए तो इसीलिए अब तुम एक ऑर्डिनरी डिसेबल बनने के लिए काबिल हो चुके हो, इसीलिए जल्द से जल्द एकेडमी में जाकर एक ऑफिशियल डिसेबल के तौर पर अपना नाम दर्ज कर दो। मेरे कॉम्बैट क्लास पूरे वनडाउ एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्ग क्लास है, तुमने अपने पापा के इच्छा को पूरा कर दिया है। जिंदाबाव बोलता है आप बिल्कुल सही है, मुझे जल्द से जल्द जाकर अप्लाई करना चाहिए। ये सुनने के बाद अब वो मिस यांग को टीज करते हुए बोलता है क्या तुमने देखा, यहाँ तक कि हमारे कॉम्बैट क्लास के एक ऑडिटर भी दाव में एंटर कर सकता है, इसके बावजूद तुम्हारा कमजोर रिफाइनिंग क्लास हमारे साथ कंपेयर करना चाहता है। ये सुनकर मिस यांग भी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और तभी ये येशुआन बोलता है किसने कहा कि कॉम्बैट क्लास के एक ऑडिटर को ऑफिशियल डिसेबल बनकर कॉम्बैट क्लास में ही जाना चाहिए। लिनकुन हंसते हुए बोलता है इस एकेडमी में कॉम्बैट क्लास ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो फिर ऐसे में वो कॉम्बैट क्लास में नहीं जाएगा तो क्या तुम्हारे से कमजोर रिफाइनिंग क्लास में जाएगा? सच में तुम काफी अच्छा मजाक करते हो। और तभी जिंदाबाव मास्टर इकियान को बोलती है मिस इकियान आप रिफाइनिंग क्लास के इंचार्ज है ना? मास्टर इकियान बोलती है हाँ बिल्कुल। ये सुनकर लिनकुन बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है जिंदाबाव तुम ये क्या कर रहे हो, बेवकूफ मत बनो और हमारे कॉम्बैट क्लास में आ जाओ। और तभी जिंदाबाव मास्टर इकियान के सामने घुटने टेकते हुए बोलता है जिंदाबाव रिफाइनिंग क्लास में स्टडी करना चाहता है, इसलिए मास्टर इकियान की अप्रूवल की जरूरत है, प्लीज मास्टर क्या आप मुझे अप्रूवल देंगे? ये सुनकर वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और लिनकुन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। कॉम्बैट क्लास के बाकी के डिसेबल जो वहाँ पर आया था वो बोलता है क्या जिंदाबाव पागल हो चुका है, आखिरकार वो कमजोर रिफाइनिंग क्लास में क्यों एंटर करना चाहता है? हमारा कॉम्बैट क्लास एकेडमी में नंबर 1 क्लास है, इसका कंपेयर लास्ट ऑर्डर रिफाइनिंग क्लास से कैसे किया जा सकता है? दूसरा बंदा बोलता है लगता है कि इस बच्चे को और थोड़ा पिटाई की जरूरत है। तीसरा बंदा बोलता है दबाव तुम सचमुच ढीठ हो, स्क्वाड लीडर लिनकुन ने पर्सनली तुम्हें इनवाइट किया लेकिन तुम इनकार करने की हिम्मत करते हो। लिनकुन गुस्से से उन सभी को चुप करने के लिए बोलता है और फिर जिंदाबाव को मस्का लगाते हुए बोलता है जिंदाबाव मुझे पता है कि जब तुम कॉम्बैट क्लास में एक ऑडिटर थे तब तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें थी, स्क्वाड लीडर होने के नाते मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया और ये मेरी लापरवाही थी, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम कॉम्बैट क्लास में ज्वाइन होते हो तो फिर मैं तुम्हें चैनवो से वो सारा पैसा वापस दिलवाऊंगा जो पैसे उसने तुमसे लिया है, और मैं उसे इसके लिए सजा भी दूंगा। साथ ही कॉम्बैट क्लास के सभी सीक्रेट तुम्हें बता दिया जाएगा और पर्सनली मैं भी तुम्हें ट्रेन करूंगा। बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जिंदाबाव बोलता है स्क्वाड लीडर लिनकुन में। इतना सुनते ही लिनकुन बहुत ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में बोलता है इतने अच्छे अच्छे ऑफर के साथ ये तो हो ही नहीं सकता है कि जिंदाबाव कॉम्बैट क्लास में ज्वाइन होने से इनकार कर दे। अगर मैं आज उसे कॉम्बैट क्लास में ज्वाइन करवाने में कामयाब हो जाता हूँ तो फिर मैं जीत जाऊंगा। पीछे से कॉम्बैट क्लास के दो बंदे भी क्रीपी स्माइल देते हुए बोलता है जिंदाबाव लीडर लिनकुन ने पर्सनली तुमसे माफी मांगी है, कॉम्बैट क्लास के सीक्रेट और साथ ही लीडर लिनकुन के पर्सनल ट्रेडिंग मिलने वाला है, तो फिर आखिरकार तुम इतना डाउट क्यों कर रहे हो? दूसरा बंदा बोलता है जिंदाबाव कॉम्बैट क्लास में शामिल हो पाना एक बहुत बड़ी आशीर्वाद की तरह है, लेकिन अगर तुम इसे छोड़कर रिफाइनिंग क्लास
क्लास में शामिल होते हो तो फिर तुम कभी भी ताकतवर नहीं बन पाओगे। मिस यंग मास्टर इकियान को बोलती है, मास्टर इकियान, हम इस तरीके से लिनकुन को जिंदाबाओ को अपने साथ ले जाते हुए नहीं देख सकते, क्यों ना हम भी जिंदाबाओ के लिए कुछ ऑफर दे, अब क्या सोचते हैं। मास्टर इकियान बोलता है, ईमानदारी से कहूँ तो ये बहुत ही मुश्किल है, हम जो भी ऑफर देंगे कॉम्बैट क्लास उससे डबल दे सकता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेस में एक बहुत ही बड़ा गैप है। और तभी पीछे से ये श्वन बोलता है, चिंता मत कीजिए मास्टर इकियान, मुझे यकीन है कि जिंदाबाओ सही डिसीजन लेगा। मास्टर इकियान बोलता है, ये श्वन तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी जिंदाबाओ लिनकुन को बोलता है, सॉरी स्क्वाड लीडर लिनकुन, और मुझे इतने अच्छे ऑफर देने के लिए भी शुक्रिया, लेकिन मैं अभी भी रिफाइनिंग क्लास को चुनता हूँ। लिनकुन फिर से हैरान होते हुए बोलता है, क्या दबाओ, आखिरकार तुम किस तरह के बकवास कर रहे हो, ये श्वन सिर्फ एक नया डिसेबल है, तुम उसके बात को क्यों मान रहे हो। मिस यंग बोलती है, लिनकुन तुम तो हारने के लिए तैयारी हो, तो फिर तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये सच में बहुत ही बुरा है। मास्टर इकियान भी आगे आते हुए बोलता है, लिनकुन अब बहुत हुआ, जिंदाबाओ को किस क्लास में जाना है ये वो खुद डिसाइड करेगा। और फिर जिंदाबाओ को अपने साथ ले जाने लगता है, उसको अपने रिफाइनिंग क्लास में ऑफिशियल डिसेबल के तौर पर रजिस्टर करवाने के लिए। ये सुनकर जिंदाबाओ बहुत ही ज्यादा खुश होकर मास्टर इकियान के साथ जाने लगता है। और मिस यंग लिनकुन को बोलता है, वैसे लिनकुन, मैं हमारे रिफाइनिंग क्लास के नए डिसेबल के लिए इतना अच्छा वेलकम सेरेमनी करने के लिए तुम्हें लगभग शुक्रिया कहने में भूल ही गई थी। ये बोलकर मिस यंग जाने ही वाली होती है कि तभी लिनकुन चिल्लाते हुए बोलता है, सबके सब वहीं पर रुक जाओ। मिस यंग बोलती है, लिनकुन, मास्टर इकियान ने पहले ही ये साफ साफ कह दिया है, आखिरकार तुम क्या करने की इरादे रखते हो। लिनकुन गुस्से से बोलता है, क्योंकि जिंदाबाओ आप मेरे कॉम्बैट क्लास का डिसेबल नहीं है, इसीलिए उसे आप चैनबो को मारने के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और इसके लिए मैं आप उसे सजा दूंगा। और अपने मन में बोलता है, क्योंकि इस जिंदाबाओ ने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दिया है, इसीलिए मैं उसे जाने नहीं दे सकता। जिंदाबाओ बोलता है, वो मैं नहीं था, ये बिल्कुल साफ है कि चैनबो ने पहले मुझे मारने की कोशिश की, मैंने तो बस खुद का बचाव किया है। लेकिन लिनकुन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो, जो भी मेरे कॉम्बैट क्लास को नुकसान पहुंचाएगा उसे उसके हर्जाना भुगतना होगा। मिस यंग जल्दी से लिनकुन के सामने आकर उसको बोलती है, लिनकुन वहीं पर रुक जाओ, लेकिन लिनकुन उसके साइड से गुजरते हुए बोलता है, यंग कायू, तुम मुझे अकेले रोक नहीं सकते। और फिर एक टेक्निक जिसका नाम स्प्रिट ईटर पॉइजनस ड्रैगन होता है, उसका इस्तेमाल करके जिंदाबाओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, जिंदाबाओ, जो भी मुझे डिसोबे करेगा उसे आसान मौत बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लिनकुन के उस टेक्निक को देखकर बाकी के डिसेबल बोलता है, ये तो लिनकुन के मार्शल आर्ट स्किल में से एक है, ये टेक्निक बॉडी के मेरिडियन पर फोकस करता है। क्या स्क्वाड लीडर लिनकुन जिंदाबाओ को मारने का इरादा रखता है? जिंदाबाओ का खेल तो अब खत्म होने वाला है। मास्टर इकियान जिंदाबाओ को ये अटैक टॉस करने के लिए बोलती है और इधर लिनकुन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में बोलता है, आप इसका कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर जिंदाबाओ के सामने ये स्वर्ण आता है और अपने लीन पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 2 ही उंगली से उसके टेक्निक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर लिनकुन के साथ साथ बाकी के सभी डिसेबल भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बंदा जो बिल्कुल एक न्यू डिसेबल है और अभी अभी एकेडमी में ज्वाइन हुआ है, उसने सिर्फ 2 ही उंगली से लिनकुन के मार्शल आर्ट स्किल को रोक दिया है। वो लोग बोलता है, ये श्वान के कल्टीवेशन के आगे तो हमारा कल्टीवेशन बिल्कुल एक कुत्ते की तरह है। लिनकुन ये श्वान को धमकाते हुए बोलता है, ये श्वान, तुम सच में मुझे रोकने की हिम्मत की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा? ये श्वान अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, तुम इसे कोशिश करके देख सकते हो, क्योंकि जो मरेगा वो तुम ही होने वाले हो। लिनकुन गुस्से से ये श्वान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी मास्टर इकियान उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों को रुकने के लिए बोलता है और फिर गुस्से से लिनकुन को बोलती है, इतना घमंड, तुमने मेरे ही सामने रिफाइनिंग क्लास के एक डिसेबल के ऊपर हमला करने की हिम्मत किया? क्या तुम सचमुच एक टीचर के तौर पर
मेरे यहाँ पर एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हो। ये सुनकर लिनकुन थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत ही झुककर माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी मास्टर इकियन बोलती है, तुम अभी भी पीछे क्यों नहीं हट रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं? और तभी वहाँ पर कोई आते हुए बोलता है, मास्टर इकियन इतना गुस्से में क्यों है? लिनकुन तो सिर्फ एक डिसाइबल है। हमें दिखाया जाता है कि ये कॉम्बैट क्लास का मास्टर होता है। लिनकुन उसे कुछ बताने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कॉम्बैट क्लास का मास्टर बोलता है, कहने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ। और फिर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, मास्टर इकियन मुझे जिंदाबाद वापस दो, मैं ऐसे एक्ट करूंगा जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। मास्टर इकियन बोलती है, ये नामुमकिन है, जिंदाबाद मेरे रिफाइनिंग क्लास के डिसाइबल है। कॉम्बैट क्लास का मास्टर बोलता है, क्योंकि प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जिंदाबाद अभी भी रिफाइनिंग क्लास के डिसाइबल नहीं बना है। मास्टर इकियन, हमारे पास अभी भी उसे रिक्रूट करने का मौका है। जो सुनकर मास्टर इकियन एक टोकन को बाहर निकलकर दिखाते हुए बोलती है, रिफाइनिंग क्लास के मास्टर के तौर पर मेरे पास हर क्लास के खास डिसेबलों को भर्ती करने का अधिकार है और मुझे सभी प्रोसेस से छूट दिया गया है और मैं इसे यहाँ जिंदाबाव के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब तुम यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर सकते। तभी कॉम्बैट क्लास का मास्टर बोलता है, मास्टर इकियन, क्या तुम सिर्फ एक डिसेबल के लिए पूरे कॉम्बैट क्लास के लोगों के साथ लड़ना चाहते हो? मास्टर इकियन बोलती है, अगर मैं एक टीचर होकर अपने डिसेबलों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो फिर मैं एक टीचर कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर कॉम्बैट क्लास के मास्टर को घूरते हुए बोलती है, आखिरकार अब मैंने रिफाइनिंग क्लास वो पहले जैसा कमजोर क्लास नहीं है। मास्टर इकियन के गुस्से को देखकर कॉम्बैट क्लास के मास्टर भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और इधर मिस यंग खुश होते हुए बोलती है, वाओ टीचर, अब तो बहुत ही कूल है। येशुआन अपने मन में बोलता है, वो सच में एक अच्छी और जिम्मेदार मास्टर है और उन्होंने चियाली और बाकी सबके लिए मेरे सुझाव को भी मान लिया है। और तभी वहाँ पर बाइस्टिन आकर बोलता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि डिसेबलों के बीच इस तरीके से झगड़ना तुम लोगों के लिए ठीक है? बाइस्टिन के साथ वहाँ पर बाकी के 2 क्लास के मास्टर भी होता है और बाइस्टिन को देखकर वो दोनों ही थोड़ा हैरान हो जाता है, जिसके बाद सभी बाइस्टिन को ग्रीट करता है। फॉर्मेशन क्लास का मास्टर उन सभी को बोलता है, क्या हम सभी सहकर्मी नहीं हैं? आखिरकार ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गया जिस वजह से तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो? एल्केमी क्लास का मास्टर इकियन को टीच करते हुए बोलती हैं, रिफाइनिंग क्लास के साथ डिसेबल दाव में क्या एंटर कर गया? उसने तो सीधा ही कॉम्बैट क्लास को चैलेंज कर दिया। कॉम्बैट क्लास का मास्टर बाइस्टिन को बोलता है, बाइस्टिन, जिंदाबाव ने मेरे क्लास के डिसेबल को पीटा और मास्टर इकियन ना सिर्फ उसे बचाया बल्कि उसको प्रोटेक्ट भी किया। मास्टर इकियन बोलती है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, जिंदाबाव तो सिर्फ अपना बचाव किया। बाइस्टिन गुस्से से बोलता है, ठीक है, सबके सब शांत हो जाओ, क्योंकि झगड़ा तुम दोनों के बीच है, तो फिर तुम दोनों एकेडमी कंपटीशन क्यों नहीं करते? मास्टर इकियन बोलती है, एकेडमी कंपटीशन? कॉम्बैट क्लास का मास्टर बोलता है, डीन, एकेडमी कंपटीशन तो 3 साल पहले ही हो चुका है, तो फिर इसे इस साल फिर से क्यों करना चाहिए? मैं तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। बाइस्टिन बोलता है, मुझे अभी अभी डीन से संदेश मिला, उन्होंने बताया कि साउथर्न डीमन रियलम के बॉर्डर सील पर कुछ हुआ है। सील कभी भी टूट सकता है, जिससे लाखों डीमन क्लैन के लोग अंदर आ सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए डीन ने मुझे ह्यूमन रेस के सबसे टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा करने के लिए एकेडमी के कंपटीशन को दोबारा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा इस पर कई बड़े बड़े सेट के इलाइट डिसेबल भी पार्टिसिपेट करेंगे और इस एकेडमी कंपटीशन विनर का प्राइस है 10,000 स्क्रिप्चर का एनलाइटमेंट। ये सुनकर सभी डिसेबल चौंकते हुए बोलता है, क्या सच में 10,000 स्क्रिप्चर की एनलाइटमेंट? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? इसे हासिल करने के लिए मैं तो अपनी जान भी जोखिम में डाल दूंगा। तभी येशुआन वो मिस यांग से पूछता है, आखिरकार 10,000 स्क्रिप्चर का मतलब क्या है? ये सुनकर मिस यांग थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, क्या तुम नहीं जानते हो? 10,000 स्क्रिप्चर वांडाओ एकेडमी का फाउंडेशन है। ये रूमर है कि इस स्क्रिप्चर में दुनिया के सभी टेक्निक के मेथड मौजूद है और जिसने भी इस स्क्रिप्चर को समझा है वो ऐतिहासिक तौर पर सबसे ताकतवर इंसान बन गया है। ये सुनकर येशुआन अपने मन में बोलता है, इसमें दुनिया के सभी टेक्निक के मेथड मौजूद है, तो फिर मैंने इससे पहले इस बारे में क्यों नहीं सुना?
और लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे सिर्फ उस स्क्रिप्चर को ही पढ़ने की जरूरत है। मुझे एक एक करके सभी टेक्निक की किताबों को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें कॉम्बैट क्लास के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जाते हुए बोलता है, जबकि बाइस्टीन ने इस बारे में बात किया है तो फिर चलो इसे भूल जाओ, मैं तुम सभी को दिखा दूंगा कि हमारा कॉम्बैट क्लास कितना ज्यादा ताकतवर है। लिन कुन धमकी देते हुए बोलता है, येशुआन मैं आज के इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, बस तुम इंतजार करो और देखो। मिस यंग येशुआन को बोलती है, येशुआन लिन कुन एक ऐसा इंसान है जो किसी भी कीमत पे अपना बदला जरूर लेता है, इसीलिए तुम्हें उससे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। येशुआन बोलता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर वो बदला लेने के लिए आया तो फिर इसका हर्जाना उसे भुगतना होगा। सब कुछ शांत होते हुए देखकर एल्केमी क्लास का मास्टर बोलती है, तो क्या आप यहाँ पर कोई भी शो नहीं होने वाली है? फॉर्मेशन क्लास का मास्टर बोलता है, मास्टर इवान क्या आप इस केओस से नहीं डरते हैं? इसके बाद हमें डीन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, अगर और कुछ नहीं है तो फिर सभी के सभी जाओ और जाकर कंपटीशन की तैयारी करो और हमारे एकेडमी को शर्मिंदा बिल्कुल भी मत करना। वो सभी हाँ बोलकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें शिवन माउंटेन नाम के एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे डीमन होता है। एक डीमन जो कि उन सभी का लीडर होता है वो बोलता है, डीमन सीलिंग रीजन से आ रही खबरों के मुताबिक वांडाओ एकेडमी में कंपटीशन शुरू हो रहा है। किंग ने हमें कंपटीशन को बर्बाद करने और किसी भी हालत में वांडाओ एकेडमी के ट्रू स्क्रिप्चर को हासिल करने का आदेश दिया है। ये सुनकर बाकी के डिसाइबल हैरान होते हुए बोलता है, क्या वांडाओ एकेडमी के कंपटीशन को बर्बाद करना होगा? मास्टर क्या आपको नहीं लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है? और मैंने सुना है कि वांडाओ एकेडमी डीमन रेस का पता भी लगा सकता है। उनका मास्टर बोलता है, आइडेंटिटी के बारे में चिंता मत करो, जैसा कि मुझे पता चला है जिस चीज से वो लोग हमारा पता लगाता है वो मूर्ति टूट चुका है, इसीलिए हम आसानी से अंदर जा सकते हैं और इस एकेडमी के कंपटीशन में इंटरेस्ट रखने वाले सिर्फ हमारा डीमन रेस ही एकलौता नहीं है, इसीलिए हमारे प्लान कामयाब होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। और फिर सभी को ऑर्डर देते हुए बोलता है, ये डीमन रेस का फ्यूचर का सवाल है, मैं सिर्फ और सिर्फ कामयाबी चाहता हूँ, समझ गए? वो सभी झुकते हुए बोलता है, हाँ हम समझ गए। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है और इस बारे में बताया तो नहीं गया है, लेकिन इनके बातों के हिसाब से ये डेविल सेट है। डेविल सेट का मास्टर वहाँ पर एक लड़की को बोलता है, किनर वांडाओ एकेडमी का कंपटीशन शुरू होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम वांडाओ एकेडमी के ट्रू स्क्रिप्चर को किसी भी तरह हासिल करके यहाँ लेकर आओ, ये डेविल सेट का भाग्य को बदल देगा। वो लड़की बोलती है, जी हाँ मास्टर, मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, वांडाओ एकेडमी के कंपटीशन आखिरकार फिर से शुरू हो गया है, मैंने इसके लिए बहुत ही लंबे समय तक इंतजार किया है। और फिर एक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर से किसी को समन करता है। वो बंदा एंट्री तो बहुत ही धांसू तरीके से लेता है, लेकिन फिर उबासिया लेते हुए बोलता है, ओल्डमैन तुम मुझे इतने जल्दी क्यों जगा रहे हो? वो बंदा बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम वांडाओ एकेडमी से वांडाओ स्क्रिप्चर को छीन लो। वो लड़का बोलता है, क्या ये तो बिल्कुल बेकार लग रहा है, इससे बेहतर मैं दोबारा से सो जाना पसंद करूंगा। ओल्डमैन उसको बोलता है, वांडाओ एकेडमी में बहुत सारे जीनियस डिसाइबल हैं, क्या तुम एक सूटेबल क्रॉप्स पपेट नहीं बनाना चाहते हो? मतलब कि लाशों का कठपुतली। ओल्डमैन बोलता है, तुम्हें वहाँ पर वो चीज मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। इतना सुनते ही वो लड़का भागते हुए जाने लगता है और पीछे घूमकर बोलता है, आपको मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था, अगर मुझे ये याद रहा तो फिर मैं आपके लिए वो स्क्रिप्चर ला कर दे दूंगा। उस लड़के के जाने के बाद ओल्डमैन बोलता है, बाइस्टीन मैं 100 साल पहले की उस बात को बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, जब तुमने मुझे बेइज्जत करके वांडाओ एकेडमी से बाहर निकाल दिया था, चाहे देर से ही क्यों न हो, तुम्हें इसके लिए इसका हर्जाना भुगतना ही होगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें हमारे रिफाइनिंग क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मास्टर इकियान सभी डिसेबल को बोलती है, जैसा कि तुम सभी को पता है कि वांडाओ एकेडमी के कंपटीशन जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस कंपटीशन में हम रिफाइनिंग क्लास के स्टूडेंट को भी हिस्सा लेने के लिए भेजेंगे। जो सुनकर रिफाइनिंग क्लास के कुछ डिसेबल थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, क्या एकेडमी का
कंपटीशन ये तो बैटल के बारे में है ना, लेकिन हम रिफाइनिंग क्लास के डिसेबल तो सिर्फ वेपन को रिफाइन करने में अच्छा है, ना कि फाइट करने में। पिछली बार जो भी पार्टिसिपेट टॉप पोजीशन को हासिल किया था वो सभी के सभी बैटल क्लास से था। मास्टर इकियान बोलती हैं, अरे तुम सब इतना निराश मत हो, जब तुम सब क्वालिफाइड कल्टीवेटर बन जाओगे तब तुम लोग कॉम्बैट के लिए पावरफुल वेपन को भी रिफाइन कर पाओगे। इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मैं तुम सभी के मदद के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की तैयारी करूंगी। और फिर येशुआन के तरफ उंगली करते हुए बोलती है, येशुआन मैं तुम्हें इस ट्रेनिंग के लीडर के तौर पर चुनती हूँ। येशुआन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, क्या मैं? मिस इकियान मुझे डर है कि मैं। और तभी वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये बंदा बहुत ही हट्टा कट्टा और बहुत ही लंबा था। येशुआन गु जियानफैंग को देखकर अपने मन में बोलता है, आखिरकार ये कौन है? और तभी रिफाइनिंग क्लास के कुछ डिसेबल उसके पास जाकर बोलता है, जियानफैंग इतने समय से तुम कहाँ पर थे? हमने तुम्हें काफी मिस किया। क्या तुम्हें पता है कि जियाली एक क्वालिफाइड कल्टीवेटर बन गया है? अब हमारे क्लास में टोटल 7 क्वालिफाइड कल्टीवेटर हैं। जियानफैंग उन सभी को देखकर खुश होते हुए बोलता है, दोस्तों मुझे तुम सभी से दोबारा मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने मेरे फैमिली के सभी मामले को निपटा दिया है, इसीलिए मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस आया हूँ। ये सब कुछ देखकर येशुआन बोलता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? और तभी मास्टर इकियान उसको बताती है, वो रिफाइनिंग क्लास के पिछले साल के क्लास लीडर है और इसी के साथ एक लौता क्वालिफाइड कल्टीवेटर भी है, यानी कि पिछले साल सिर्फ वही दाव में एंटर किया था, लेकिन इसके बाद उसने किसी कारण के वजह से एकेडमी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रही है कि वो वापस आ गया है। येशुआन बोलता है, अच्छा अब समझा। और तभी जिंदाबाव येशुआन को बोलता है, बिग ब्रदर उसने अभी अभी आपके लीडर होने का विरोध किया, आपको उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। येशुआन बोलता है, क्या तुम जानते हो कि मैं लीडर बनना नहीं चाहता, और जबकि उसने विरोध किया है तो फिर जरूर से उसके पास कोई वजह होगी। और तभी जियानफैंग मास्टर इकियान को बोलता है, मिस इकियान मुझे लगता है कि इस नए इंसान को लीडर बनाना थोड़ा अनुचित होगा। मास्टर इकियान पूछती है, क्यों? मिस इकियान भी बोलती है, जियानफैंग आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जियाली बोलता है, वो येशुआन ही है जिन्होंने हमें क्वालिफाइड कल्टीवेटर बनाया। पीछे से एक लड़का बोलता है, हाँ वो ऑसम है। जियानफैंग हंसते हुए बोलता है, तुम लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा ही सोचते हो। जियाली और बाकी के सभी पहले से ही क्वालिफाइड कल्टीवेटर बनने के बहुत ही करीब थे। अगर उसने मदद ना भी किया होता तो फिर एक हफ्ते के अंदर वैसे भी वो लोग दाव में एंटर कर जाता। और फिर गुस्से से बोलता है, तो येशुआन सच तो ये है कि उसने सभी के मेहनत का फल चुरा लिया। उसके जैसा पर्सन स्पेशल ट्रेडिंग के लीडर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस मैं हूँ। येशुआन उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता है और बिल्कुल चुपचाप रहता है, लेकिन इधर बाकी लोग थोड़ा सोच में फंस जाता है। जियाले बोलता है, जियानफैंग के बातें थोड़ा कड़वी हैं, लेकिन ये सेंस तो बनाता है। पीछे से एक डिसेबल बोलता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि येशुआन ऐसा है जैसा कि जियानफैंग ने बताया। और तभी जिन दबाव भड़कते हुए बोलता है, कमीने ये बिल्कुल बकवास है। अगर तुमने मेरे बिग ब्रदर की दोबारा बेइज्जती की तो फिर मुझे बिल्कुल भी दोष मत देना। जियानफैंग बोलता है, क्या तुम श्योर हो? और फिर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, बेहतर होगा कि तुम अपने मुंह को बंद ही रखो। जिंदाबाव भी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। इसके बाद उन दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है, लेकिन जियानफैंग जिंदाबाव से काफी ज्यादा ताकतवर होता है और उसके प्रेशर के वजह से और उसके मुक्के के प्रेशर के वजह से जिंदाबाव पीछे को जाते हुए येशुआन से टकरा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसका हाथ पूरी तरीके से सूज चुका है। वो दर्द से कर्राते हुए बोलता है, बिग ब्रदर उसके फिस्ट में कुछ गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने किसी मेटल पर पंच किया। जो सुनकर येशुआन हैरान होते हुए बोलता है, मेटल? क्या ये हो सकता है? कि जियानफैंग अपने हाथ के कपड़े को हटाते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैंने अपने पूरे राइट आर्म को एक मेटल में बदल दिया क्योंकि मेरा मेथड है बॉडी रिफाइनिंग। ये सुनकर मिस यांग और बाकी के सभी हैरान होते हुए बोलता है, क्या बॉडी रिफाइनिंग? क्या ये बहुत पहले ही विलुप्त नहीं हो गया? जियानफैंग आखिरकार तुमने इसे कहाँ से सीखा? तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। जिंदाबाव एक क्वालिफाइड डिसेबल बन गया है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे एक पांच को भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। जियानफैंग सभी को बोलता है, दोस्तों हम एक दूसरे क्लास के द्वारा बुली किया जाता था क्योंकि हम लड़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन इस बॉडी रिफाइनिंग के साथ अब सब कुछ अलग होगा। अगर हम अपने बॉडी के एक हिस्से को हथियार बना ले और उसको रिफाइन करके ताकतवर बना ले तो हम पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसके साथ में एकेडमी कंपटीशन के चैंपियन के तौर पर
पर हमारे रिफाइनिंग क्लास को लीड करूंगा। ये सुनकर सभी डिसेबल खुश होते हुए बोलता है बॉडी रिफाइनिंग, बॉडी के एक हिस्से को वेपन में बदलना, आखिरकार मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना। ये एक जीनियस आइडिया है, ये तो बहुत ही क्रेजी है। मिसियंग बोलती है क्या हम इससे चैंपियन बनने वाले हैं। जियाले बोलता है क्या हम इसे कोशिश करके देखने वाले हैं। इधर येशुआन अपने मन में बोलता है अफसोस कि इससे डिसेबलों को कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर वो सभी इस वू जियानफेंग के बातों को सुनता है, मुझे उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए। और फिर वो सामने आकर जियानफेंग को बोलता है बॉडी रिफाइनिंग काम नहीं करेगा। ये सुनकर सभी डिसेबल थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है क्या येशुआन ये कह रहा है कि बॉडी रिफाइनिंग काम नहीं करेगा, लेकिन आखिरकार क्यों? क्या उसे अंदर की जानकारी मिलता है? येशुआन बोलता है बॉडी रिफाइनिंग थोड़ी देर के लिए किसी को तो काफी हद तक ताकतवर बना सकता है, लेकिन इससे बॉडी को बहुत ही गहरा नुकसान पहुंचेगा और लंबे समय के बाद ये किसी के भी रिफाइनिंग एबिलिटी को बर्बाद कर सकता है। ये सुनकर जियानफेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से बोलता है ये बकवास कर रहा है, कोई भी इस कमीने येशुआन की बात बिल्कुल ही मत सुनना, ये मुझसे जलता है इसीलिए ये ऐसा बोल रहा है। वो तुम सभी को डराने के लिए ये बोल रहा है क्योंकि उसे ये डर है कि मैं स्पेशल ट्रेडिंग का लीडर बन जाऊंगा। येशुआन बोलता है तुम गलत हो, मैं कभी भी स्पेशल ट्रेडिंग का लीडर नहीं बनना चाहता था। जियानफेंग बोलता है ऐसा बर्ताव मत करो, अगर तुम लीडर बनना नहीं चाहते हो तो फिर तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो। येशुआन उसके साथ बिल्कुल आंखें मिलाते हुए बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सभी हुनर डिसेबल तुम्हारे इन बकवास से चीजों की वजह से गुमराह हो। जियानफेंग बोलता है बकवास, आखिरकार तुम हो कौन? सिर्फ एक न्यू डिसेबल। तुम्हारे ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि बॉडी रिफाइनिंग के मेथड एक गलत रास्ता है? मैं तो कहता हूँ कि तुम ही वो हो जो हर किसी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी वहाँ पर मास्टर इकियन आकर गुस्से से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलती है बस बहुत हुआ, अब अपना बकवास बंद करो। ये एक एकेडमी का क्लास है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर येशुआन और जियानफेंग दोनों ही मास्टर इकियन से माफी मांगता है। मास्टर इकियन उन दोनों को आगे बोलती है रिफाइनिंग की क्वालिटी हमेशा उसके रिजल्ट को देखकर किया जाता है, क्योंकि तुम दोनों का ओपिनियन अलग अलग है। तो फिर बेस्ट ऑफ 3 मैच के बारे में क्या ख्याल है? तुम सभी रिजल्ट को देखने के बाद ही अपना अपना रास्ता चुन सकते हो। जियानफेंग बोलता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। और फिर येशुआन को क्रीपी सा लुक देते हुए बोलता है येशुआन चाहे तुम किसी भी तरह के वेपन को रिफाइन क्यों ना कर लो, मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला हूँ। येशुआन बोलता है मैं भी सहमत हूँ, लेकिन तुम्हारा ओपोनेंट मैं नहीं बनने वाला हूँ बल्कि ये बनने वाला है। ये बोलकर वो जिंदाबाव की तरफ इशारा करता है। ये सुनकर जिंदाबाव हैरान होते हुए बोलता है क्या मैं? बाकी के डिसेबल भी ये देखकर चौंकते हुए बोलता है क्या येशुआन ने जियानफेंग के साथ कॉम्पीट करने के लिए जिंदाबाव को भेजेगा? लेकिन जिंदाबाव तो बिल्कुल एक फ्रेशमैन है जो अभी अभी एकेडमी में एंटर किया है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिरकार रिफाइनिंग कैसे किया जाता है। येशुआन तो सच में एक पागल है। जिंदाबाव येशुआन के पास आकर धीरे से उसके कान पे बोलता है ब्रदर मुझे तो रिफाइनिंग आता ही नहीं, खामोखा हार के मैं आपको शर्मिंदा करूंगा। येशुआन बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। जियानफेंग गुस्से के साथ येशुआन को बोलता है येशुआन वो रिफाइनिंग करना नहीं जानता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? येशुआन बोलता है अच्छा तो तुम्हें पता चल ही गया। फिर वो जिंदाबाव को अपने साथ ले जाने लगता है और पीछे से जियानफेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपने मन में बोलता है येशुआन तुम बस मेरा इंतजार करो और देखो मैं उस कचरे को हराने के बाद तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसके बाद हमें रिफाइनिंग वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद जिंदाबाव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो थोड़ा परेशान होते हुए येशुआन से पूछता है ब्रदर अब मुझे क्या करना चाहिए? येशुआन अपना लिन पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है बस कॉन्सेंट्रेट करो, आप मैं तुम्हें आइस फॉर्मेशन, फायर फॉर्मेशन और रिफाइनिंग करना सिखाने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो जिंदाबाव को अपना नॉलेज देने लगता है, जिसे देखने के बाद बाकी के डिसेबल हैरान होते हुए बोलता है इतने कम टाइम में क्या ऐसा किया जा सकता है? हम मानते हैं कि येशुआन पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंडर में जिंदाबाव भी बिल्कुल उसके जैसा ही बन जाएगा। नहीं लगता है कि येशुआन इस मैच को जीत पाएगा। हमें 2 वर्ष से जिंदाबाव को दिखाया जाता है जिसके पास पूरा नॉलेज आ जाता है, जिसके बाद वो आइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सक्सेसफुली एक शॉट को रिफाइन करके मैजिकल शॉट बना देता है और ऐसा करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन रिफाइनिंग क्लास के पुराने डिसेबल ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सभी चौंकते हुए बोलता है ये किस तरह के बकवास है, उसने ये कर दिखाया, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? आप मुझे पता चला कि असली ताकत क्या है। ये
शुआन खुद ना सिर्फ अमेजिंग है बल्कि वो अपने साथ जिंदा बाव को भी अमेजिंग बना दिया है। और तभी पीछे से जियान फेंग हंसते हुए बोलता है, ये तो सिर्फ एक बेसिक आइस फॉर्मेशन से बना हुआ वेपन है, इसमें प्राउड करने वाले कुछ भी नहीं है, मैं तो इसको एक ही मुक्के से नाचूर कर दूंगा। ये शुआन उसके बात को सुनने के बाद जिंदाबाओ को बोलता है, जिंदाबाओ आगे बढ़ो, मुझे तुम्हें एक और आइस नेचर और एक फायर नेचर वाले वेपन रिफाइन करवाना है। जिंदाबाओ ठीक है बोलकर रिफाइन करना शुरू कर देता है और फिर कुछ ही देर के अंदर बहुत ही आसानी से एक फायर शॉट और एक और आइस शॉट को रिफाइन कर लेता है। ये शुआन बोलता है, चलो हो गया, अब हम मैच के लिए तैयार हैं। ये सुनकर जियान फेंग बोलता है, क्या तुम इन बेसिक आइस फॉर्मेशन और फायर फॉर्मेशन वेपन के साथ मेरे आयरन पांच का मुकाबला करने जा रहे हो? क्या मजाक है? ये शुआन हंसते हुए बोलता है, ये तो तुम्हें मैच के बाद ही पता चलेगा। और फिर जिंदाबाओ को मैच स्टार्ट करने के लिए बोल देता है। जिंदाबाओ ठीक है बोलकर ये शुआन के ऊपर अटैक कर देता है और उसको अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर जियान फेंग हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे सामने सिर्फ एक कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं हो। और फिर अपने आयरन पांच से एक ही मुक्के से जिंदाबाओ के शॉट को तोड़ देता है, जिसे देखकर जिंदाबाओ हैरान होते हुए बोलता है, ये टूट गया। दूसरी तरफ जियान फेंग जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, सच में क्या मजाक है ये शुआन, अगर तुम इन सब चीजों से मुझसे मुकाबला करने की कोशिश करोगे तो तुम कभी भी नहीं जीत पाओगे। इधर रिफाइनिंग क्लास के बाकी डिसेबल बोलता है, दबाव रिफाइनिंग में बिल्कुल नया है, इसलिए उसने जो आइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है वो शायद से सबसे लो ग्रेड के हैं। वो सिर्फ फास्ट ग्रेड के वेपन को ही रिफाइन कर पाया है। जियान फेंग की वो आयरन आर्म कम से कम ग्रेड 3 का है, ये तो बिल्कुल एक तरफा है। जिंदाबाओ आपत्ति जताते हुए बोलने की कोशिश करता है कि मैं उसके साथ नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन तभी ये शुआन उसको दूसरा आइस शॉट देते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, चलो फिर से आगे बढ़ो। जिंदाबाओ बोलता है, लेकिन ब्रदर, और फिर आगे बोलता है, ठीक है मैं आप पर यकीन करता हूँ। जिसके बाद वो उस आइस शॉट से दो बार से जिंदाबाओ के ऊपर अटैक कर देता है। जियान फेंग हंसते हुए बोलता है, चाहे तुम मेरे साथ कितनी भी बार कॉम्पिटिशन क्यों ना करो, रिजल्ट हर बार सेम ही रहेगा, अब तुम हार में जाओ। ये बोलकर वो फिर से जिंदाबाओ को एक बहुत ही जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे कि इस बार भी जिंदाबाओ का आइस शॉट टूट जाता है और वो मुक्का जाकर उसके पेट पर लगता है, जिससे वहाँ पर हमें एक जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है। जियान फेंग हंसते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों ने देखा, बॉडी रिफाइनिंग सबसे बेस्ट तरीका है, जब तुम पुराने रास्ते में ही बने रहते हो तब ऐसा ही होता है। ये सुनकर और देखकर रिफाइनिंग क्लास के डिसेबल बोलता है, क्या हम जिन रूल को फॉलो कर रहे हैं वो गलत है? ये शुआन ऑलरेडी 2 मैच हार चुका है, अब तो लगता है कि आखिरी मैच की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस यंग मास्टर इकियान को बोलती है, मास्टर इकियान, ये शुआन थर्ड ग्रेड या फिर उससे भी हाई ग्रेड के वेपन को इस्तेमाल कर सकता था, तो फिर वो फास्ट ग्रेड के सबसे कमजोर वेपन को क्यों इस्तेमाल कर रहा है? ऐसे में तो हम हार जाएंगे। मास्टर इकियान बोलती है, मुझे नहीं पता कि ये शुआन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो बेवजह ही कुछ भी नहीं करेगा, चलो हम देख लेंगे। इधर जिंदाबाओ ये शुआन को बोलता है, ब्रदर सॉरी, मैंने जिन वेपन को रिफाइन किया वो बेकार है। ये शुआन बोलता है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो, ये मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ, आखिरी राउंड अभी तक बचा हुआ है, चलो उठ जाओ। जिंदाबाओ बोलता है, लेकिन चलो ठीक है ब्रदर, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। ये बोलकर वो आखिरी फायर शॉट को उठाकर 2 बार से जियान फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जियान फेंग भी अपने आयरन पांच को रेडी करते हुए बोलता है, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें इस लास्ट राउंड में दिखाऊंगा कि आखिरकार सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। लेकिन तभी अचानक से उसके उस आयरन के हाथ में धीरे धीरे करके बर्फ जमना शुरू कर देता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी बीच जिंदाबाओ भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो अपने हाथ से ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके हाथ टूट जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। बाकी के डिसेबल इस बार ये देखकर सबसे ज्यादा हैरान होता है। वो लोग हैरानी के साथ बोलता है, ये क्या बकवास है, वो जिंदाबाओ के शॉट से हिट हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं जरूर से कोई सपना देख रहा हूँ। यहाँ तक कि जिंदाबाओ के मेटल आर्म भी टूट गया। हमें जिंदाबाओ को दिखाया जाता है, जो कि खुद ही अपने आप के ऊपर डाउट करते हुए बोलता है, ये मैंने किया, आखिर मैं इतना अमेजिंग कब से हो गया। मिस यंग बोलती है, क्या जियान फेंग के मेटल आर्म अचानक इतना कमजोर कैसे हो गई? मास्टर इकियान स्माइल करते हुए
बोलती है ये गर्म होने पर मेटल के फैलने और ठंडा होने पर मेटल के सिकुड़ने के प्रक्रिया है। ये शुआन सच में बहुत ही बड़ा जीनियस है। इधर जियन फेंग हारने के बाद गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर अलग अलग नेचर वाले शॉट से हमला किया, ये चीटिंग है। ये शुआन बोलता है चीटिंग, इसे चीटिंग नहीं कहते हैं बल्कि बुद्धिमानी से जीतना कहते हैं। इसके अलावा दाबाव ने आधे घंटे पहले रिफाइन किए गए 3 फास्ट ग्रेड के वेपन से तुम्हारे प्राउड मेटल आर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या तुम्हें तुम्हारी हार नहीं मान लेनी चाहिए? जियान फेंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ये बेस्ट ऑफ 3 था। पहले के 2 मैच में मैंने तुम्हारे वेपन को तोड़ दिया तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलने वाला था। ये शुआन उस फायर शॉट को लेते हुए बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? और फिर उसके तरफ एक पावरफुल स्लैश मारता है जो कि उसके बिल्कुल बगल से होकर गुजर जाता है और वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ के जमीन भी बीच में से चीर जाता है, जो देखकर जियान फेंग काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में बोलता है ये तो नामुमकिन है, इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। बाकी के डिसेबल भी ये देखकर काफी हैरान होता है। वो लोग बोलता है क्या आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? फास्ट ग्रेड के वेपन इतना ग्रेट पावर को कैसे अनलिश कर सकता है? इस पावर के साथ तो ये शुआन फर्स्ट राउंड में ही गेम को जीत सकता था। क्या ये शुआन के खुद के पावर है? एक दूसरा बंदा बोलता है नामुमकिन। ये शुआन ने अपने पावर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसने खुद वेपन के पावर को एक्टिवेट कर दिया। आगे ये शुआन जियान फेंग के तरफ जाते हुए बोलता है बॉडी रिफाइनिंग के पावर इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा और आखिर में इंसान अपने सेंस को खो देगा और वेपन के कंट्रोल में आ जाएगा। हम इंसान हथियारों के साथ दिल से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यही सच्चा रास्ता है, क्या तुम समझ रहे हो? ये बोलकर ये शुआन उस फायर शॉट को जियान फेंग को देने लगता है, लेकिन जियान फेंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो ये शुआन के शॉट को झटकते हुए बोलता है ये सच नहीं है, बॉडी रिफाइनिंग ही एकलौता सही रास्ता है। और फिर वहां से जाते हुए बोलता है बस तुम इंतजार करो और देखो। ये शुआन उसे जाते हुए देखकर अफसोस जताते हुए बोलता है वो तो बहुत ही जिद्दी है, ये एक दिन यही चीज उसे बर्बाद करके रख देगा। जिंदबा बोलता है ब्रदर वो आपकी बात नहीं सुनेगा, बस उसे अकेला छोड़ दो। तभी मास्टर इक्यान अपने सभी डिसेबलों को बोलती है वैसे अब और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ना? वो सभी हाँ बोलता है। तो मास्टर इक्यान आगे बोलती है तो फिर ये शुआन ही स्पेशल ट्रेडिंग का ऑफिशियल लीडर होगा। तभी ये शुआन इसके लिए इनकार करने लगता है, लेकिन मास्टर इक्यान बोलती है चलो अब जाने भी दो। ये शुआन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम ही इस काम के लिए बिल्कुल सही हो। ये शुआन अपना सर पकड़ते हुए बोलता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा और अपने मन में बोलता है अफसोस मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें जंगल में जियान फेंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से एक पेड़ पर मुक्का मारते हुए बोलता है ये शुआन मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं बॉडी रिफाइनिंग को आगे बढ़ाऊंगा। मैं रिफाइनिंग क्लास में जो कुछ भी था वो दोबारा से वापस ले लूंगा। और तभी वहाँ पर उसके पीछे लिनकुन आते हुए बोलता है गु जियान फेंग, मैंने सुना है कि तुम वापस आ गए हो, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा खराब मूड में हो। जियान फेंग उसको गुस्से से बोलता है लिनकुन क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? लिनकुन हंसते हुए बोलता है तुमने मुझे गलत समझा, हमारा दुश्मन एक ही है तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जियान फेंग बोलता है एक ही दुश्मन, तुम्हारा मतलब ये शुआन से है? लिनकुन बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा बुरे वक्त चल रहा है इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि तुम एकेडमिक कंपटीशन में रिफाइनिंग क्लास के तरफ से पार्टिसिपेट कर पाओगे, लेकिन कॉम्बैट क्लास तुम्हें सबके सामने ये शुआन से बदला लेने का मौका दे सकता है। तो बताओ इस बारे में तुम क्या सोचते हो? जियान फेंग उससे पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? लिनकुन इविल तरीके से हंसते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम एकेडमी के कंपटीशन में चैंपियन बनने में मेरी मदद करो। वन आउट ट्रू स्क्रिप्चर को सीखने के बाद क्या तुम रिफाइनिंग क्लास के क्लास लीडर नहीं बनना चाहते हो? जियान फेंग बोलता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ये डील रहा। इसके बाद हमें सीधा ही 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये कंपटीशन वांडाओ एकेडमी के सीक्रेट एरिया में होगा जहाँ पर कि उन लोगों को ट्रू
स्क्रिप्चर के साथ साथ बहुत सारे ट्रेजर भी मिल सकता है। वाजदिन वहाँ पर सभी को एक एक टोकन देता है और येशवान को मिलता है टोकन नंबर 666, जिसे देखकर येशवान बोलता है ये तो एक लकी नंबर है। वाजदिन सभी को टोकन देने के बाद बोलता है ये एकेडमी कंपटीशन एक सर्वाइवल बैटल होगा जो कि 3 दिनों तक चलेगा। 3 दिनों के बाद सबसे ज्यादा टोकन जिसके पास होगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। अगर कोई 20 में से ही कंपटीशन को छोड़कर जाना चाहता है तो फिर वो बस अपने टोकन को तोड़ सकता है, इससे वो तुरंत ही कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। ये सुनकर एक डिसेबल चौंकते हुए बोलता है वे चाहते हैं कि हम टोकन को छीनने के लिए एक दूसरे से ही फाइट करें। एक और डिसेबल बोलता है और हमें हमारे टोकन को भी ओपोनेंट से प्रोटेक्ट करना होगा, वरना अगर हम उन्हें हरा भी दे लेकिन वो लोग हमारे टोकन को तोड़ दिया तो फिर हम फिर भी हार जाएंगे। इस कंपटीशन में जीतना इतना आसान नहीं है। और तभी वाजदिन सभी को शांत कराते हुए बोलता है सभी टीचर मेरे ऑर्डर को सुनो, सीक्रेट एरिया के दरवाजा खोल दो। जो सुनकर सभी टीचर अपने अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर सीक्रेट एरिया का पोर्टल ओपन कर देता है, जिसके बाद वाजदिन सभी डिसेबलों को उसके अंदर जाने का ऑर्डर दे देता है। जो सुनने के बाद सभी डिसेबल अंदर जाने लगता है और जाते हुए मिस यंग येशवान से पूछती है येशवान एक अकेले इंसान के लिए इस एकेडमिक कंपटीशन को जीतना काफी मुश्किल है, क्यों ना हम एक टीम बना लेते हैं, तुम क्या कहते हो? पीछे से जिंदाबाद चिल्लाते हुए बोलता है ब्रदर मुझे मत भूलना, मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। येशवान बोलता है ठीक है चलो सीक्रेट एरिया में एंटर करने के बाद मिलते हैं। सभी के चले जाने के बाद पोर्टल वहाँ पर बंद हो जाता है और हमें वहाँ पर वाजदिन और मास्टर इकियान को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वाजदिन मास्टर इकियान की तरफ देखते हुए बोलता है उम्मीद करता हूँ कि इस बार किसी को वांडा ट्रू स्क्रिप्चर मिल जाएगा। मास्टर इकियान बोलती है मैं कुछ समझा नहीं। वाजदिन बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस वांडा एकेडमी के कंपटीशन में जीतने वाले के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर वांडा ट्रू स्क्रिप्चर को क्यों रखा? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कई सालों में एकेडमी के टैलेंटेड डिसेबल भी इसे मास्टर करने में फेल हो गया है। मास्टर इकियान चौंकते हुए बोलती है ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग क्वालिफाई नहीं थे? वाजदिन बोलता है नहीं, इसका असली वजह ये है कि वांडा ट्रू स्क्रिप्चर ने खुद को बंद कर दिया और लोगों को इसे सीखने से मना कर दिया, इसलिए मैंने इस बार इसे सीक्रेट एरिया में रख दिया। उम्मीद करता हूँ कि कोई इसे खोलने में कामयाब हो जाएगा। और तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आ जाता है और हंसते हुए बोलता है मैं बिल्कुल सही था, तुमने सच में वांडा ट्रू स्क्रिप्चर को सीक्रेट एरिया में छुपा दिया। हमें दिखाया जाता है कि ये वो सभी लोग होता है जिनको कि हमने पिछले एपिसोड के आखिरी में देखा था। वहाँ पर डीमन क्लैन का मास्टर डेविल क्लैन के वो लड़की को बोलता है तो आप भी यहीं पर हैं। डेविल क्लैन के न्यू होली मेडन मिस कीनर आप सच में काफी टैलेंटेड हैं। मास्टर इकियान उन सबको देखकर बोलती है ये तो डेविल सेट के लोग और डीमन सेट के लोग हैं, आखिरकार वो लोग एकेडमी के बैरियर को पार करके कैसे अंदर आया? वाजदिन सभी मास्टरों को तुरंत ही एकेडमी के अटैक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी अचानक से फॉर्मेशन क्लास का मास्टर पीछे से वाजदिन को चाकू घोंपते हुए बोलता है बहुत देर हो चुका है, मैंने फॉर्मेशन को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। मास्टर इकियान वाजदिन को बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से डेविल क्लैन का यंग लेडी मास्टर इकियान के सामने आकर मास्टर इकियान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हिट कर देती है, जिससे मास्टर इकियान बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है और वो फॉर्मेशन क्लास के मास्टर को बोलती है कि कियान तुम कमीने आखिरकार तुम हमें धोखा क्यों दे रहे हो? फॉर्मेशन क्लास का मास्टर मर्डरस ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है धोखा नहीं, तुमने इसे गलत समझा, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं वांडा एकेडमी का वफादार हूँ, क्योंकि मैं एक हाफ डीमन हूँ। और तभी वहाँ पर वो क्रॉस वाला लड़का कॉम्बैट क्लास के मास्टर और रिफाइनिंग क्लास के मास्टर को मारकर बेहोश करके उन दोनों को पकड़ते हुए बोलता है चलो अब बकवास काफी हुआ, ये बिल्कुल भी नए नहीं है, हम सभी को अब सीक्रेट एरिया के अंदर जाना चाहिए, मैं उन बच्चों से मिलने का और इंतजार नहीं कर सकता। डेविल क्लैन का यंग मिस बोलती है ठीक है, हम में से आधे लोग इन सभी का ध्यान रखने के लिए यहीं पर रुकेंगे और बाकी के सभी सीक्रेट एरिया में एंटर करेंगे। डीमन क्लैन के मास्टर एक ट्रेजर का इस्तेमाल करके दोबारा से सीक्रेट एरिया के पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसके बाद वो सभी सीक्रेट एरिया के अंदर चला जाता है और वाजदिन
लिन सिर्फ वहाँ पर परे परे देखता ही रह जाता है। इसके बाद हमें सीक्रेट एरिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी डिसेबल उस पोर्टल से बाहर आने के बाद अलग अलग एरिया में फैल जाता है। ये श्वान भी एक जगह पर पहुंच जाता है और वो उस जगह को देखते हुए बोलता है, तो ये है वांडाओ एकेडमी के सीक्रेट एरिया, ये तो काफी बड़ा है, हमें रैंडम तरीके से अलग अलग जगह पर भेज दिया गया, मुझे जल्द से जल्द मिस यंग और जिंदाबाव को ढूंढना होगा और उनके साथ मिलना होगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एक बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये श्वान अपने पावर का इस्तेमाल करके एक ही मुक्के से उस बीस्ट को बेहोश कर देता है और उसे देखते हुए बोलता है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। इस बड़े से व्हाइट टाइगर को देखकर बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है और तभी अचानक से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उस टाइगर का बॉडी गायब हो जाता है, वहाँ पर सिर्फ उसका कोर ही बचता है, जिसे देखकर ये श्वान बोलता है, नहीं ये गायब नहीं हुआ, ये तो इस क्रिस्टल में बदल गया और फिर उसको छूकर देखने लगता है, जिसके बाद महसूस करके बोलता है, तो इस क्रिस्टल में टाइगर पंच स्पिरिट है। और तभी वो अचानक से हैरान होते हुए बोलता है, अच्छा इस सीक्रेट एरिया के सभी बीस्टों को स्पिरिचुअल इंटेंशन के फ्रेगमेंट से बनाया गया है, हम उन्हें मारकर स्पिरिचुअल इंटेंशन को हासिल कर सकते हैं। सच में ये तो खजाने से बिल्कुल भी कम नहीं है, मैं बहुत ही लंबे समय से स्पिरिचुअल इंटेंशन को सेंस करने की तरीके पर रहा हूँ ताकि मैं फास्ट वॉट की ताकत को हासिल कर सकूं, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये बोलकर वो तेजी से जाता हुआ बहुत सारे बीस्टों को मारना शुरू कर देता है। ये श्वान ने उन सभी बीस्टों को मारकर उनके कोर को कलेक्ट कर लिया है और उन सभी को एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है, इतने सारे स्पिरिचुअल इंटेंशन के साथ मेरे फास्ट वॉट के पावर लगभग पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये श्वान उन सभी कोरों से उनके स्पिरिचुअल इंटेंशन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वहाँ पर सिर्फ सफेद क्रिस्टल ही बच जाता है और इन सभी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये श्वान के फास्ट वॉट के 80% पावर रिकवर हो चुका है, जिससे अब इस एरिया में ये श्वान के लिए कोई भी चीज खतरा नहीं होगा। तभी ये श्वान को सामने एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद वो तुरंत ही उस तरफ जाने लगता है और तभी हमें एक खुले एरिया में मिस यंग और जिंदाबाव को दिखा जाती है और उन दोनों के सामने होता है जियान फेंग, जिसने की जिंदाबाव को पूरी तरीके से जख्मी कर दिया है। मिस यंग गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, गु जियान फेंग, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम हम में से ही एक हो, तो फिर तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो। हमें जियान फेंग को दिखाया जाता है जिसने की अपने मेटल के हाथ को दोबारा से रिपेयर कर लिया है और वो मिस यंग को बोलता है, तुम गलत बोल रहे हो, इस वक्त मैं रिफाइनिंग क्लास को नहीं बल्कि कॉम्बैट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो सुनकर वो दोनों ही काफी चौंक जाता है और तभी पीछे से लिनकुन बाहर आते हुए बोलता है, हाँ खैर मुझे इसके लिए ये श्वान को शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि आखिरकार दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता है। मिस यंग जियान फेंग को बोलती है, तुम कमीने, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तब मैं मास्टर को तुम्हारे बारे में रिपोर्ट जरूर करूंगी। जियान फेंग वहाँ पर एक फॉर्मेशन फ्लैग को फेंक कर उसको एक्टिवेट करते हुए बोलता है, नहीं तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन फ्लैग की वजह से उन सब के चारों ओर एक बैरियर बन जाता है और जियान फेंग हंसते हुए बोलता है, तुम एक ऐसे फॉर्मेशन के अंदर हो जो मुझे सैर करते हुए मिला और ये कुछ समय के लिए एक स्पेस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकता है और अगर अब तुम अपने टोकन को भी तोड़ते हो तो भी तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे क्योंकि इससे तुम्हारे टोकन के सिग्नल ही पूरी तरीके से कट हो जाएगा। जो सुनकर मिस यंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जिंदाबाव भी बोलता है, सिस्टर यंग ये बहुत ही बुरा हुआ, टोकन का ट्रांसपोर्टेशन पावर काम नहीं कर रहा है। लिनकुन इसके लिए जियान फेंग को शाबाशी देता है और फिर एक ठरकी जैसा फेस बनाते हुए बोलता है, यंग कायू तुम हमेशा मेरे खिलाफ रहते हो लेकिन मुझे मानना होगा कि तुम एक चार्मिंग लड़की हो, मैं तुम्हें बहुत ही लंबे टाइम से चाहता हूँ। मिस यंग घबराते हुए पीछे की ओर जाने लगती है और तभी जिंदाबाव मिस यंग के आगे आते हुए बोलता है, सिस्टर अब निकलने की कोशिश कीजिए, फॉर्मेशन से बाहर निकलने के बाद आप यहाँ से तुरंत ही जा सकते हैं, तब तक के लिए मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। जियान फेंग तुरंत ही जिंदाबाव के ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए बोलता है, तुम में से आज कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। ये देखकर मिस यंग बहुत ही घबरा जाती है और वो जिंदाबाव को बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसके सामने लिनकुन आते हुए बोलता है, यंग कायू तुम्हारा ओपोनेंट मैं
मैं हूँ। इधर जियानफेंग जिंदाओ को एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसके वजह से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और वो दोबारा से एक जानलेवा अटैक करते हुए बोलता है अब तुम्हारा मरने का समय हो गया है। और तभी वहाँ पर कोई फॉर्मेशन को तोड़ते हुए एंटर करता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। जिंदाओ अपने आप को देखते हुए बोलता है मैं अभी भी जिंदा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि ये स्वान होता है जिसने कि जियानफेंग के अटैक को ब्लॉक कर दिया है और उसका ये एंट्री सचमुच बहुत ही आइकॉनिक था। वो बोलता है ऐसा लगता है कि तुमने पिछली बार का लेसन अभी तक नहीं सीखा, क्योंकि तुम इस गलत रास्ते से चल पड़े हो, इसीलिए मुझे तुम्हें इस रास्ते से वापस लाना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने उंगली से उसके मेटल आर्म को थोड़ा सा पुश करता है, जिससे उसका मेटल आर्म दोबारा से टूटकर बिखर जाता है और इसके वजह से वो भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जियानफेंग हैरान होते हुए बोलता है तुमने मेरे फॉर्मेशन फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और दोबारा से मेरे हाथ को भी तोड़ दिया। ये शुआन बोलता है हमें धोखा देने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और फिर लिनकुन के तरफ देखते हुए बोलता है तुम अगला हो लिनकुन, जब से मैंने एकेडमी में एंटर किया है तब से तुमने मुझे हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अब इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। लिनकुन जोर जोर से हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं गु जियानफेंग की तरफ बेकार हूँ? और फिर अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है मत भूलो कि मैं कॉम्बैट क्लास का मॉनिटर हूँ, वांडाओ एकेडमी के सबसे बेस्ट डिसाइबल, तुम्हारे जैसे रिफाइनिंग क्लास का एक ट्रैश मेरे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी ये शुआन उसके करीब आता है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद उसकी धुलाई करते हुए बोलता है बेस्ट कॉम्बैट क्लास का मॉनिटर और मैं तुम्हारे मैच नहीं हूँ। और फिर उसको अच्छे से धुलाई करने के बाद उसके ऊपर पैर रखते हुए बोलता है तो बताओ अब आखिरकार ट्रैश कौन है? लिनकुन कांपते हुए आवाज में बोलता है मैं हूँ। फिर ये शुआन मिस यांग से पूछता है मिस यांग इस कमीने ने तुम्हारे साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आया, तो तुम इसके साथ कैसे डील करना चाहते हो? और फिर यहीं पर ये वाला सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें डीमन क्लैन और डेविल क्लैन के उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो लोग किसी तरह के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा था। वहाँ पर फॉर्मेशन क्लास के मास्टर के साथ बाकी के तीनों अपने अपने रेसेस के 4 खास ट्रेजर को बाहर निकलता है, जिसमें से डेविल क्लैन से डेविल ब्लड होता है और बीस्ट रेस से बीस्ट स्केल होता है, इविल क्लैन से इविल बोन होता है और उस क्रॉस वाले लड़के के ओर से इंसानों का आत्मा होता है। उन चारों चीजों का इस्तेमाल करके वो लोग उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है हमने इसे कर दिखाया, अब बहुत जल्दी वांडाओ ट्रू स्क्रिप्चर बाहर आ जाएगा। इसके बाद हमें दोबारा से वापस उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिनकुन वहाँ पर अपना सर पटकते हुए माफी मांग रहा था। वो बोलता है मैं गलत हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इसके पीछे गु जियानफेंग का हाथ था, प्लीज मुझे छोड़ दो, हम सभी वांडाओ एकेडमी का डिसाइबल है, प्लीज इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। और मिस यांग के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलती है वो हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा शॉर्ट थे और उसके दिल भी बहुत बड़ा है, अगर मैं उससे माफी मांगता हूँ तो फिर वो मुझे जरूर से छोड़ देगी, अगर मैं जिंदा रह पाता हूँ तो फिर मैं दोबारा से बाजी पलट सकता हूँ। तभी मिस यांग भी नरम बनते हुए बोलती है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम सभी सेम ही एकेडमी के डिसाइबल हैं। इतना सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में बोलता है ग्रेट, मैं जानता था कि मैं उसके मन को बदल सकता हूँ। पीछे से जिंदाओ भी थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है अरे नहीं, क्या मिस यांग उसे माफ कर देगी? लेकिन अचानक से मिस यांग बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलती है ये शुआन, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसकी मौत हो जाए, अपने दोस्त के लिए बलिदान देने का ये एक बेहतर तरीका है। ये सुनते ही लिनकुन और जिंदाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस यांग आगे लिनकुन को बोलती है लिनकुन मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही सॉफ्ट थी और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम सेम एकेडमी से थे, लेकिन जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तभी तुम मेरे दुश्मन बन गए और मैं अपने दुश्मन के प्रति बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहती हूँ। ये शुआन भी बोलता है मिस यांग सही है, ऐसा मत सोचना कि हम तुम्हें माफ कर देंगे। ये बोलकर ये शुआन एक शॉट को लेकर उसके तरफ जाने लगता है और ये देखकर लिनकुन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है नहीं प्लीज मुझे मत मारो, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मैं मरना नहीं चाहता। ये शुआन एक खतरनाक लुक देते हुए बोलता है अब इसके लिए बहुत देर हो चुका है। और तभी अचानक से वहाँ पर भूकंप आने लगता है जिसके वजह से जमीन पर भी
दरारें पड़ने लगता है। ये देखकर मिस यंग बोलती है आखिरकार क्या हो रहा है ये श्वान। जिंदाबा बोलता है सीक्रेट एरिया में आखिरकार भूकंप क्यों आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि उन दरारों में से येलो कलर के एनर्जी निकलने लगता है, जिसके बाद उस जगह से एक किताब बाहर आता है और यही होता है वांट आउट ट्रू स्क्रिप्चर। ये श्वान हैरान होते हुए बोलता है ये कोई भूकंप नहीं है, दरअसल ये तो वो है, और अपने मन में बोलता है ये तो अजीब है, मुझे कोई फैमिलियर चीज क्यों महसूस हो रहा है। हमें दूर में कुछ डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि उस चमकता हुआ पीले रोशनी को देखने के बाद बोलता है वो क्या चीज है, वो तो एक किताब की तरह लग रहा है, आखिरकार वो चीज सीक्रेट एरिया में क्यों है। एक बंदा बोलता है अरे बाप रे, मैं एकेडमी के बुक कलेक्शन में वो चीज देखा था, वो तो वांट आउट ट्रू स्क्रिप्चर है। एक डिसेबल बोलता है क्या, लेकिन ये सीक्रेट एरिया में अपेयर क्यों हुआ। एक दूसरा डिसेबल बोलता है मैंने सुना था कि डीन ने इसे सीक्रेट एरिया में छुपा दिया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह सच है। जो भी इसे हासिल करेगा वो बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। हमें लिनकुन को दिखाया जाता है जो कि क्रीपी सा स्मेल देते हुए बोलता है वांट आउट ट्रू स्क्रिप्चर, ये मेरे नए जिंदगी पाने का मौका है, और फिर तेजी के साथ उसको हासिल करने के लिए जाते हुए बोलता है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम में यहाँ पर अपेयर हुआ, इसके साथ एकेडमी में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मिस यंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जिंदाबा ये श्वान से पूछता है ब्रदर लिनकुन वांट आउट ट्रू स्क्रिप्चर को लेने के लिए जा रहे हैं, क्या आप उसे नहीं रोकेंगे। ये श्वान बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी वो इसे हासिल नहीं कर सकता, और अपने मन में बोलता है वांट आउट ट्रू स्क्रिप्चर के बारे में कुछ मेरे मन में आ रहा है। हमें लिनकुन को दिखाया जाता है जो कि उसे बस लेने ही वाला था, लेकिन तभी उसके पीछे डेविल क्लैन का यंग मिस स्किनर आकर बोलती है ये चीज तुम्हारे जैसे लूजर के हासिल करने के लिए नहीं है, इसे मुझे दो और मर जाओ। ये बोलकर वो लिनकुन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लिनकुन उसे किसी तरह डॉस कर लेता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है तुम डेविल सेट से हो, और तभी वहाँ पर बाकी के तीनों आकर बोलता है वो यहाँ पर अकेली नहीं है, हम सभी भी उसके साथ है। ये देखकर लिनकुन काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है मैं गिव अप करता हूँ, क्या मैं आप सभी को ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन डीमन क्लैन का मास्टर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है नहीं, हम किसी लूजर को अपने साथ शामिल करना नहीं चाहते हैं। उस अटैक के वजह से लिनकुन बहुत ही तेजी के साथ आकर जमीन पर गिरता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। वो बोलता है नहीं मैं ऐसे ही मरना नहीं चाहता, लेकिन ये बोलते ही वो मारा जाता है, जो देखकर बाकी के डिसेबल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो सभी घबराते हुए बोलता है लिनकुन मारा क्या। एक बंदा बोलता है उन लोगों को मैं जानता हूँ, वो डेविल सेट, डीमन सेट और इविल सेट से हैं। ये सुनकर बाकी के डिसेबल घबराते हुए बोलता है हे भगवान आखिरकार ये सब यहाँ पर कैसे आए, हमें जल्द से जल्द टोकन को तोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी डेविल क्लैन का यंग मिस अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर बिल्कुल उसी तरह के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जो कि जियान फेंग ने मिस यंग के ऊपर इस्तेमाल किया था। और ये देखकर वो लोग हैरान होते हुए बोलता है अरे नहीं हमारा टोकन तो काम नहीं कर रहा है, वो लोग तो हमारे टोकन से हमें टेलीपोर्ट करने से रोक रहा है, आखिरकार अब हम क्या करेंगे। तभी डीमन क्लैन का मास्टर किनर से पूछता है तुम उन्हें जिंदा क्यों रख रहे हो। डेविल क्लैन का यंग मिस बोलती है हम ट्रू स्क्रिप्चर के पावर को कम करने के लिए उनका सैक्रिफाइस दे सकते हैं, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर हमारे लिए सीक्रेट स्क्रिप्चर को लेना बहुत ही मुश्किल होगा। जो सुनकर डीमन क्लैन का मास्टर बोलता है अगर ऐसा है तो फिर चलो इसे जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर वो अपना पाम अटैक का इस्तेमाल करके उन सभी डिसेबलों के ऊपर अटैक कर देता है, और उन लोगों के पास इतना ताकत नहीं होता है कि वो लोग उसे रोक पाए। हमें सामने उनके ऊपर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखकर डीमन क्लैन का मास्टर खुश होते हुए बोलता है चलो ये कम हो गया। लेकिन डेविल क्लैन का यंग मिस हैरान होते हुए बोलती है नहीं उधर देखो। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर येशवन आ चुका था और उसने बहुत ही आसानी के साथ डीमन क्लैन के मास्टर के पाम अटैक को रोक दिया था। सभी डिसेबल खुश होते हुए बोलता है हम तो अभी भी जीवित है, लेकिन आखिरकार वो पर्सन वहाँ पर कौन है जिसने हमें बचाया। एक डिसेबल बोलता है येशवन क्या वो एकेडमी में एक न्यूबी नहीं है, आखिरकार उसके पास इतना ज्यादा ताकत कैसे आ गया। येशवन उन सभी की तरफ देखते हुए बोलता है मैं यही सोच रहा था कि आखिरकार
वंडा ट्रू स्क्रिप्चर अपने आप कैसे बाहर आ गया, लेकिन अब मुझे पता चला कि कुछ बदमाश सीक्रेट एरिया में छुपे हुए हैं और एक चूहे ने भी उनका साथ दिया। डेविल क्लन का यंग मिस बोलती है, आखिरकार ये बंदा कौन है? मैं देख सकती हूँ कि वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन वो शिव के अटैक से अपने आप को बचाने में कामयाब रहा। यहाँ पर शिव उसी का नाम है जिसे कि मैं डीमन क्लन के मास्टर कह रहा हूँ। फॉर्मेशन क्लास का मास्टर बोलता है, ये एकेडमी का सिर्फ एक फ्रेशमैन है, शायद किसी चीज ने उसे इंस्पायर किया और फिर वो विलेन से डील करने और अपने आप को एक हीरो मानकर दुनिया को बचाने के लिए निकल गया। ये श्वान बोलता है, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम्हें सुधारने के लिए माफी चाहता हूँ और मुझे कोई हीरो बनने का शौक नहीं है। तुमने मेरे लिए जो सोचा वो बहुत ही ऑर्डिनरी है। ये बोलकर वो अपने मुट्ठी को बंद करता है जिससे फॉर्मेशन क्लास के मास्टर के बॉडी वहीं पर गुब्बारे की तरफ फूट जाता है और इसके वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखकर बाकी सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, यह नामुमकिन है। डेविल क्लैन का यंग मिस ये स्वान की ताकत को देखकर चौंकते हुए बोलती है, वो तो टॉप कल्टिवेटरों में से एक है, जल्द से जल्द उसे रोकने की कोशिश करो। मैं स्क्रिप्चर को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ ताकि हमें एक मौका मिल सके। जो सुनकर बाकी के दोनों तुरंत ही अपने अपने पावर का इस्तेमाल करके येशवान की तरफ बहुत सारे चेन को भेज देता है और वो चेन येशवान के पास जाकर एक केस की तरह बन के उसे उसके अंदर बंद कर देता है, जिसे देखकर येशवान बोलता है, क्या तुम लोग इसके साथ मुझे बंद करने की कोशिश कर रहे हो? इधर डेविल क्लैन का यंग मिस ट्रू स्क्रिप्चर के पास जाकर बोलती है, अरे नहीं, सैक्रिफाइस को तैयार करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, लगता है कि अब मुझे मेरे ही खून का इस्तेमाल करना होगा। ये बोलने के बाद वो अपने मुंह से उस स्क्रिप्चर के ऊपर खून थूक देती है, जिसके बाद ब्लड से डेविल स्पेल का इस्तेमाल करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है और खुश होते हुए बोलती है, मुझे कुछ ही देर के अंदर वंडा ट्रू स्क्रिप्चर के पावर मिलने वाली है। लेकिन तभी उसके पीछे येशवान आ जाता है और बोलता है, लगता है कि गलत समय पर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। जो सुनकर वो घबराते हुए बोलती है, क्या तुम इतने जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गए? तुमने उन लोगों के साथ क्या किया? येशवान बोलता है, खैर वो अपने ही चेन से बनाया गया केस के अंदर कैद है, तो अब चलो मैं तुमसे डील करता हूँ। ये बोलने के बाद येशवान उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। लेकिन क्योंकि उसने पहले ही ट्रू स्क्रिप्चर के ऊपर स्पेल कास्ट कर दिया था, इसीलिए अब वो स्क्रिप्चर पूरी तरीके से उसका हो चुकी है। और ये देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलती है, मैंने इसे कर दिखाया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है, ये ट्रू स्क्रिप्चर अब मेरे कंट्रोल में है। और फिर येशवान को बोलती है, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता येशवान। ये बोलने के बाद वो ट्रू स्क्रिप्चर के पावर को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसे देखने के बाद डीमन क्लैन का मास्टर और वो इविल सेट का लड़का, जो कि असल में एक लाश होता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों खुश होते हुए बोलता है, कीनर ने बहुत ही अच्छा काम किया, हाथ में वंडा ट्रू स्क्रिप्चर के साथ वो बंदा उसके साथ कोई भी मैच नहीं है। वंडा ट्रू स्क्रिप्चर के पावर इनक्रेडिबल हैं, भले ही वो बंदा एक टॉप क्लास का एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, वो इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। सभी डिसेबल बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, उन इविल डिमन ने तो वंडा ट्रू स्क्रिप्चर को अपने कंट्रोल में ले लिया। वंडा ट्रू स्क्रिप्चर वंडा पावर को चला सकता है, इसीलिए येशवान इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। अब सब कुछ खत्म, हम सब के सब बर्बाद हो गए हैं। येशवान अपने पावर से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, किसी भी चीज को कंट्रोल करना बेकार है, बस तुम मर जाओ। लेकिन तभी वो ट्रू स्क्रिप्चर के पावर का इस्तेमाल करके येशवान की तरफ अटैक कर देती है, जिससे येशवान की तरफ एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने जाता है और येशवान बहुत ही तेजी के साथ उसे डॉस करता है। येशवान बोलता है, ये तो डेविल क्लैन का यंग भी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, ये सभी वंडा ट्रू स्क्रिप्चर के अंदर स्टोर किया गया सुप्रीम स्पिरिचुअल इंटेंशन है। अगर मैं इन्हें ऑर्डर देता हूँ तो फिर चाहे तुम कितना ही पावरफुल क्यों ना हो,
तुम एक ही पल में टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। ये शुआन स्माइल करते हुए बोलता है, तुम स्पिरिचुअल इंटेंशन से मुझे हराना चाहते हो। वो हंसते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे खाल को उधेड़ दूंगी, तुम्हारे नशे को उखाड़ डालूंगी और तुम्हारे नसों को हजारों सालों तक टॉर्चर करूंगी। क्या तुम मुझसे भीख मांगने की कोशिश करना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें जल्द से जल्द मार दूं? नीचे से वो दोनों बंदे चिल्लाते हुए बोलता है, कीनर अब और समय बर्बाद मत करो, उसे तुरंत ही मार डालो। अगर तुम्हारे मजे करना हो गया है तो फिर हमें यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से से उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, तुम दोनों कचरे की मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे हुआ? तुम लोग मरना चाहते हो तो फिर मर जाओ। उसके अटैक के वजह से हमें वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है और उस धमाके के साथ उन दोनों बंदे का ही खेल खत्म हो जाता है। इसे देखकर डिसेबल बोलता है, अरे बाप रे, ये औरत तो कितना ज्यादा रूथलेस है, इसने अपने ही लोगों को मार डाला। वो दोनों इविल मार्शल आर्ट एक्सपर्ट उसके अटैक के सामने एक पल भी टिक नहीं पाया, वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब हमारा इकलौता उम्मीद येशुआन ही है। इधर येशुआन अपने मन में बोलता है, वांडा ट्रू स्क्रिप्चर में बहुत सारे स्पिरिचुअल इंटेंशन शामिल हैं। कीनर इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती है और ऊपर से अब तो वो ताकत के लालच में अंधा हो गया। कीनर अब येशुआन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, चलो अब तुम्हारी बारी। और फिर वांडा ट्रू स्क्रिप्चर को येशुआन को मारने का ऑर्डर देती है, जिसे देखकर मिस यांग और जिंदाबा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे जल्द से जल्द बचने के लिए बोलता है। हमें येशुआन की तरफ वो अटैक जाता हुआ दिखाया जाता है और तभी येशुआन स्माइल करते हुए बोलता है, दूसरों के लिए ये स्पिरिचुअल इंटेंशन बहुत ही डरावना लग सकता है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। ये बोलने के बाद येशुआन उसे अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कीनर भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, ये नामुमकिन है। उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने के बाद येशुआन का जो पहला वाट होता है वो 100% रिकवर हो जाता है और येशुआन कीनर को बोलता है, तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया, आखिरकार तुम्हारे वजह से मेरा पहला वाट पूरी तरीके से रिस्टोर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वांडा ट्रू स्क्रिप्चर, जल्द से जल्द मेरे लिए उसे जान से मार डालो। लेकिन तभी ट्रू स्क्रिप्चर को येशुआन अपने पास खींच लेता है और फिर एक अटैक करके कीनर को जान से मार डालता है। येशुआन के पीछे एक जोरदार धमाका होता है और येशुआन आगे की ओर देखते हुए बोलता है, ये यहीं पर खत्म हुआ, अब वापस जाने का वक्त हो चुका है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद वांडा एकेडमी में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक जगह पर येशुआन अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि बरसों पहले मेरा ड्राफ्ट बचा लिया था। यहाँ पर ड्राफ्ट का मतलब येशुआन के किसी तरह के डायरी से है और ये वही वांडा ट्रू स्क्रिप्चर है। येशुआन आके बोलता है, उसने इसे वांडा का ट्रू स्क्रिप्चर भी बना दिया। मुझे पता नहीं है कि 5 दिन और बाकियों को जब इस बार में पता चलेगा तो फिर वो लोग क्या सोचेगा। अब जबकि मैंने पहले वाट को पूरी तरीके से रिस्टोर कर लिया है तो अब मेरा इस दुनिया को छोड़कर जाने का वक्त हो गया है। अब आगे मुझे सोल्जर को फिक्स करना है, तो फिर इसके लिए आखिरकार मुझे कौन सी दुनिया में जाना चाहिए। और तभी वहाँ पर 5 दिन आते हुए बोलता है, मास्टर कुछ हुआ है, मुझे अभी अभी डीन से मैसेज मिला, डीन के ओर से खतरे का सिग्नल। इस दुनिया और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच में से येशुआन बोलता है, मैं जानता हूँ। और फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर चलो आगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाया जाए। और इसी सीन के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तक तो इसका सीजन 2 रिलीज नहीं हुआ, लेकिन अगर आगे चलकर होता है तो फिर हो सकता है कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं। और जहाँ तक कि एनिमल किंग के बात है, वो फिलहाल ऑन गोइंग चल रहा है और पूरे 3 हफ्ते से अब तक इसका कोई भी एपिसोड रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जब रिलीज होगा तब मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए क्रेजी क्लीनर को एंजॉय करो और मैं तब तक एक और नए सीरीज को ढूंढता हूँ। और हाँ, बहुत जल्द मेरा गेमिंग चैनल भी आने वाला है, जहाँ पर मैं बहुत ही मजेदार गेम प्ले वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वो भी बाकी के यूट्यूबरों के साथ मिलकर। तो बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।